नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए YouTube चैनल पर। एक नई सोच, नई उमंग और नए विश्वास के साथ मैं रामनाथ आपका स्वागत करता हूं जनरल साइंस के इस सब्जेक्ट के अंदर, जहां पर हम जनरल साइंस के बहुत सारे फैक्ट्स, आज के पेपर जो हो रहे हैं, आज के टाइम के अंदर जो पेपर पैटर्न आ रहे हैं, उन सभी परीक्षा पैटर्न के आधार पर हम यहाँ भी जो चीज़ें एनालाइज करेंगे, उन सभी क्वेश्चंस को लेकर मैं जो है आपके सामने हाजिर हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर जो है व्यस्त होंगे और खोज रहे होंगे एक शानदार कंटेंट, जिसकी खोज आपकी यहाँ पे मैं चाहूँगा कि वो पूरी हो जाए और आप हमारे साथ जुड़े, हमें सपोर्ट करें। और इसी के साथ जो है एक कोट मैं आपको बताना चाहूँगा। इस कोट के अंदर हमने शामिल किया है कि जीवन विज्ञान के प्रयोग जैसा है, जितनी बार आप प्रयोग करेंगे पहले से बेहतर सफलता पाएंगे। हम जीवन के अंदर हमेशा एक नए जो है नई खोज की तरफ चलते हैं, हम एक नए प्लान की तरफ चलते हैं। आप तैयारी भी करते हैं तो आप सोचते हैं कि मुझे पहले ये मिल जाए, उसके बाद मैं ये हासिल करूंगा, उसके बाद मैं ये हासिल करूंगा। तो ये क्यूरियोसिटी जो हमारे अंदर होती है, ये हमेशा हमें एक नए मुकाम पर लेकर जाती है। ये विज्ञान के अंदर भी ऐसा ही होता है कि विज्ञान के अंदर भी जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक प्रयोग पहले किसी वैज्ञानिक ने किया है, उसके ऊपर दोबारा प्रयोग किए गए, कुछ नई चीज़ें मिली है, फिर प्रयोग हुए, कुछ नई चीजें मिली है। तो विज्ञान के अनुसार ही, विज्ञान के अंदर जिस तरह से हम प्रयोग करते हैं और हर बार हमें एक नया रिजल्ट मिलता है, उसी प्रकार से जीवन के अंदर भी आप प्रयोग करते रहें, हमेशा आपको एक नई सफलता मिलेगी। तो इसी खोज के साथ, इसी प्रयोग के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और बढ़ेंगे हम हमारे आज की टॉपिक की तरफ। क्या टॉपिक है देखिएगा। टॉपिक है आज का हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, वन शॉट। वन शॉट का मतलब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक ही वीडियो है जिसके अंदर आपको अंतःस्रावी तंत्र पूरा देखने को मिलेगा। पूरे अंतःस्रावी तंत्र से आज तक जितने भी एग्जामों के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के फैक्ट्स को अपन शामिल करेंगे। जो एग्जाम पैटर्न आ रहा है, उस एग्जाम पैटर्न के जो क्वेश्चन बन रहे हैं, उन क्वेश्चंस के अनुसार अपन जो है यहाँ पे बात करने वाले हैं। इस एंडोक्राइन सिस्टम के जितने भी यहाँ पे फैक्ट्स बनेंगे, जितनी भी इसकी थ्योरी बनेगी, जो भी इससे रिलेटेड होगा, उन सभी चीज़ों की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जुड़े हमारे साथ, हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते अपन आगे, देखिए क्या है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भी एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा है, उसके अंदर हम क्या चीजें पढ़ेंगे, वो हमारे शरीर में क्या काम करता है, कैसे काम करता है, किस तंत्र के साथ काम करता है, इस सारी चीजों की अपन जो है पहले बात करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारे शरीर के अंदर, एक लाइन आप ध्यान रखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम हमारे शरीर के अंदर नियंत्रण और नियमन का काम करता है। अब बात हमारे दिमाग में आती है कि नियंत्रण और नियमन का जो काम होता है, वो तो तंत्रिका तंत्र का होता है। भी न्यूरो सिस्टम भी तो हम पढ़ते हैं। न्यूरो सिस्टम के अंदर, हमारे शरीर के अंदर हम ब्रेन पढ़ते हैं, हम जो है तंत्रिकाओं को पढ़ते हैं और उससे सिग्नल आते हैं, सिग्नल जाते हैं, पैर के अंदर कांटा चुभा, प्रतिवर्ती क्रियाएं हुई, ये सारी चीजें हम न्यूरो सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम अलग से काम कर रहा है, वो अलग से काम कर रहा है। दो नियंत्रण, दो कंट्रोल करने वाले कैसे हो गए? कहीं पे भी अगर कंट्रोलर दो है तो क्या चीजें कंट्रोल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो ये दोनों तंत्र जुड़ के काम करते हैं। दोनों तंत्र, न्यूरो सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों जो है मिलकर काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। और जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं, जब ये दोनों जुड़ते हैं, उस समय इनको न्यूरो एंडोक्राइनो सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरो एंडोक्राइनो सिस्टम कहा जाता है। अब ये तो इनका काम करने का तरीका है कि भी ये दोनों मिलकर जो है नियंत्रण और नियमन करेंगे। अब हमारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन रहता है कि ये कोई पोषक तत्वों को इधर उधर करेंगे या हमारे शरीर के अंदर जो है पानी की कमी को पूरा करेंगे, क्या चीजें करेंगे या क्या चीजें इसके अंदर होगी? तो ये किसी भी पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पोषक तत्वों की बात हम पाचन तंत्र में करते हैं, हम श्वसन तंत्र के अंदर करते हैं,
पोषक तत्व हमें पाचन तंत्र से मिलते हैं, पाचन तंत्र हमें ग्लूकोज निकाल के दे देता है, ग्लूकोज को हम श्वसन तंत्र में दे देते हैं, श्वसन तंत्र उससे ऑक्सीजन से क्रिया करा के हीमोग्लोबिन के साथ जाके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के हमें एटीपी प्रोवाइड कर देता है और वो एटीपी हमारी कोशिकाओं को मिल जाती है और जो बचा हुआ ग्लूकोज है उसको हमारा साथी अग्नाशय से इंसुलिन आता है और उसके थैले भर भर के कहाँ जमा कर देता है, यकृत के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर देता है। जब जरूरत पड़ती है वापस उसको ग्लूकोज के अंदर बदल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह की एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बातें नहीं है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बातें होगी हार्मोन्स की। अब हार्मोन से ऐसे हार्मोन्स अपनों को मिलेंगे जो हमारे शरीर के अंदर वृद्धि और विकास का काम कर रहा है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर रहा है, हमारे शरीर के अंदर तंत्रिकाओं के स्पंदनों को नियंत्रित किया जा रहा है, हमारी जनन जो ग्रंथियां हैं उनको नियंत्रित किया जा रहा है, हमारी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित किया जा रहा है। यानी नियंत्रण और नियमन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का जो काम है वो किसका होगा? अंतःस्रावी तंत्र का होगा। तो हमारा यहाँ से पहला टॉपिक जो है उसका नाम क्लियर हो जाता है हमें कि एंडोक्राइन सिस्टम हमारे शरीर के अंदर करेगा क्या? नियंत्रण और नियमन। अब नियंत्रण और नियमन के अंदर जितने भी हार्मोन आएंगे उन सभी का नियंत्रण और नियमन अपन बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं, तो एक यहाँ पे चीज लेते हैं अपन। देखो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा अंतःस्रावी तंत्र, इसको हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। और ये जो अंतःस्रावी तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र, ये जो अंतःस्रावी तंत्र है भाई, इसका काम क्या हुआ? तो काम हमने देखा कि इसका जो काम है वो नियंत्रण और नियमन का है। क्या है? नियंत्रण व नियमन का है। नियंत्रण और नियमन का इसका काम है। नियंत्रण और नियमन का काम है। नियंत्रण और नियमन किसके अंदर? कि भाई हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करेगा। ये क्या करेगा? शरीर की वृद्धि व विकास, शरीर की वृद्धि व विकास का कार्य करेगा। हमारे शरीर के अंदर उपापचय क्रियाओं का नियमन करेगा। उपापचय क्रियाओं का नियमन करेगा, ठीक बात है। उपापचय क्रियाओं का नियमन करेगा। हमारे शरीर के अंदर रक्तदाब का नियंत्रण करेगा। हमारे शरीर के अंदर जनन ग्रंथियों का, जनन का नियमन करेगा। जनन का क्या करेगा? नियमन। यानी कि शारीरिक जो क्रियाएं हमारी, उन क्रियाओं को नियमित करेगा। ये जो शारीरिक क्रियाएं हमारे द्वितीय लैंगिक लक्षण हैं उनके अंदर ये अपना प्रभाव छोड़ेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये अंतःस्रावी तंत्र का एक जो है व्यू हो जाता है कि ये किस तरह से काम करेगा, क्या क्या काम हमारे शरीर के अंदर इसके रहेंगे। अब इसके अंदर होंगे कौन कौन शामिल होंगे इसके अंदर? तो इसके अंदर शामिल होती है ग्रंथियां। इसके अंदर शामिल कौन होती है? ग्रंथियां शामिल होती है। और माय डियर स्टूडेंट, ग्रंथियां जो हम पढ़ते हैं वो दो तरह की होती है। ग्लैंड्स जो हम पढ़ते हैं वो कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है। अब ये दो तरह की ग्लैंड कौन सी है? तो देखो आप यहाँ पे, ये जो दो तरह की ग्लैंड्स होती है उसमें एक तो होती है आपकी बाह्यस्रावी ग्रंथियां। एक तो कौन सी होती है? बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है। और एक होती है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां। एक कौन सी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। दो तरह की ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर होती है। अब हमारा क्वेश्चन है कि भाई इनमें क्या फर्क है? अंतःस्रावी में क्या फर्क है? बाह्यस्रावी में क्या फर्क है? बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहाँ काम करती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहाँ काम करती है? तो देखो ये जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है इसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे एक्सोक्राइन। इसको अपन क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इसको अपन बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसको अपन क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये जो ग्रंथियां हैं बाह्यस्रावी, इनको हम क्या कहते हैं और बाह्यस्रावी इनको किस आधार पर कहते हैं? तो आप देखिए, जब अपन बात करते हैं परिसंचरण तंत्र की,
सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि हमारे सामने एक ऐसा तंत्र है जिसके अंदर पदार्थ पूरे भरे पड़े हैं, खुले पड़े हैं, जिसको हमने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा है। एक हमारे पास ऐसा भी सिस्टम है जिसके अंदर पूरा वेल अरेंज तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हमने पानी की सप्लाई को दिया है, हमने ब्लड की सप्लाई को बहुत अच्छे से नलिकाओं के अंदर फिट करके दिया है कि जहां पे काम करना है वहीं जाके खाली होना, उससे पहले मत होना। ठीक है, तो जहां पे काम करना है वहीं वो डक्ट जाके खुलेगी। तो जिन ग्रंथियों के अंदर, जिन ग्लैंड्स के अंदर नलिकाएं हैं, जिन ग्रंथियों के अंदर नलिकाएं हैं, डक्ट्स है जिनके अंदर, उनको हम क्या कहते हैं? बाह्य स्रावी ग्रंथियां। यानी कि ये ग्रंथियां ऐसी होगी जिनके अंदर स्रावित होने वाला पदार्थ जो है एक नलिका के माध्यम से विशेष स्थान पर जाकर कार्य करेगा। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पे नलिकाएं नहीं मिलेगी। वहां पे जो इनसे पदार्थ स्रावित होगा वो सीधा जाके किसके अंदर मिलेगा? ब्लड के अंदर मिलेगा, सीधा ब्लड के अंदर मिलेगा। और जहां जाके उसको कार्य करना है वो ब्लड के साथ जाएगा, घूमता हुआ जाएगा पूरे शरीर के अंदर आराम से। मस्तिष्क में जाके उसको काम करना है तो वो मस्तिष्क में जाके काम करेगा, पैर की उंगली में जाके काम करना है वो पैर की उंगली में जाके काम करेगा। ठीक है, तो यहां से चीजें क्लियर हो जाती है हमें कि जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं इनको हम कहते हैं कि ये ग्रंथियां नलिका युक्त होती है। ये ग्रंथियां कैसी होती है? नलिका युक्त होती है, नलिकाएं इसके अंदर होती है। दूसरी बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इनसे जो पदार्थ स्रावित होता है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ये एंजाइम होते हैं। इनसे जो पदार्थ स्रावित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। और इसकी कुछ एग्जाम्पल आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाह्य स्रावी ग्रंथि के अंदर जैसे हमने सबसे बड़ा यकृत पढ़ा है, लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां हैं, पसीने की ग्रंथियां हैं, ये सब जो है स्तन ग्रंथियां हैं, ये सब क्या है? बाह्य स्रावी ग्रंथियां है। ये सभी क्या है? बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं। और इन ग्रंथियों का अध्ययन हम किस में करते हैं? इन ग्रंथियों का अध्ययन हम पाचन के अंदर करते हैं, क्योंकि पाचन की जो क्रिया है, पाचन की क्रिया के अंदर हमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है और एंजाइम हमें बाह्य स्रावी ग्रंथियों से मिलते हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथियां वे होती है जिनके अंदर नलिकाएं नहीं है। नलिका विहीन ग्रंथियां जो होती है उनको हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, नलिकाएं इसके अंदर नहीं होगी। इससे जो पदार्थ निकलेगा उसको हम कहते हैं हार्मोन। और हार्मोन वर्ड जो है सबसे पहले स्टार्लिंग के माध्यम से आया था, स्टार्लिंग ने इसको बताया है। ये हार्मोन जो है हमारे शरीर के अंदर किन ग्रंथियों से? अंतःस्रावी ग्रंथियों से प्रोड्यूस होंगे। और ये हार्मोन जो है हमारे शरीर के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम के लिए कार्य करेंगे। अब ये ग्रंथियां कौन कौन सी होती है? तो इनके जो एग्जाम्पल है उसके अंदर हमारा हाइपोथैलेमस आता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, थाइमस है, अग्नाशय है, एड्रिनल है, टेस्टिस है, ओवरी है यानी कि अंडाशय, वृषण, ये सभी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां है जो एंडोक्राइन सिस्टम को बनाती है। तो इस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो भाग है जिसका अध्ययन हम करने वाले हैं वो कौन सी है? वो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। और उन अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो रिलीज होने वाला पदार्थ है वो कौन सा होगा? हार्मोन होगा। ठीक है, तो अब आप इस चित्र को देखेंगे तो इस चित्र के अंदर आपको इन सभी ग्रंथियों के नाम मिलेंगे जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आती है। जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा अंतःस्रावी तंत्र है, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम का जो अध्ययन है इसको हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं इसको, अपन क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को। अब हमने एक बात और भी बताई कि अंतःस्रावी तंत्र जो है वो तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर काम करता है। तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है?
तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं, जब ये दोनों साथ में काम करेंगे, अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र, उस समय इसको हम क्या कहेंगे, न्यूरो एंडोक्राइनो सिस्टम। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। जब इन दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं तब इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जो ओवरव्यू होता है वो आपके सामने पहुंच चुका है। अब अपन एक एक ग्रंथियों की बात करेंगे, बहुत शानदार तरीके से बात करने वाले हैं। सभी हार्मोन से रिलेटेड जो कार्य है उन कार्यों की चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसका एंडोक्राइन सिस्टम का जो क्वेश्चन बनता है वो हार्मोन से रिलेटेड बनता है। हमेशा हार्मोन आपको पूछा जाएगा कि भाई ये हार्मोन कौन सी ग्रंथि से है, या इस हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। जैसे हम जो है थायराइड ग्रंथि के बारे में कई बार पढ़ते हैं, एड्रिनल ग्रंथि के रोगों के बारे में कई बार पढ़ते हैं। तो इन सभी ग्रंथियों की अपन बात करेंगे और बहुत शानदार चित्रों के साथ बात करेंगे। देखिए आप यहाँ पे देखिए, चित्रों को अपन ने शामिल किया, यहाँ पे बहुत शानदार चित्र यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो अब ये कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, इनकी लोकेशन क्या है, उन लोकेशन के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो उसको अपन सबसे पहले देखते हैं कि जो लोकेशन है हमारा वो लोकेशन क्या रहेगा। तो देखो, सबसे पहले आपके सामने एक ग्रंथि दिखाई दे रही है। ये जो ग्रंथि है सबसे ऊपर की साइड में, यहाँ पे जो ऊपर की साइड में एक ग्रंथि दिखाई दे रही है आपको, इस ग्रंथि को अपन कहते हैं हाइपोथैलेमस। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं। और हाइपोथैलेमस जो है ये मस्तिष्क का पार्ट है। हम जो ये चीज बात कर रहे हैं, तंत्रिका तंत्र और ये दोनों मिलकर एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि अंतःस्रावी तंत्र, इन दोनों को जोड़ने वाला पार्ट कौन सा है, ये हाइपोथैलेमस है। क्योंकि अंतःस्रावी तंत्र पिट्यूटरी ग्लैंड जो पीयूष ग्रंथि है हमारी, वहां से शुरू होता है। और पीयूष ग्रंथि इन सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। और पीयूष को नियंत्रित कौन कर देता है, हाइपोथैलेमस कर देता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का भाग, जैसे सरकार नहीं होती हमारी, सरकार होती है कि भी उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है हमारे। अब उसके अंदर स्वास्थ्य विभाग को कोई कर रहा है, रेल विभाग को कोई हैंडल कर रहा है, और उनके ऊपर हमने क्या बिठा दिया है, एक सीएम बिठा दिया है। या कोई प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड है। ठीक है, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम का एक हेड कौन था, पिट्यूटरी। इसके ऊपर तंत्रिका तंत्र ने एक हेड बिठा दिया, कौन, हाइपोथैलेमस। उस हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं सुप्रीम कमांडर। उसको अपन सुप्रीम कमांडर, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। ये दूसरी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। किस तरह से नियंत्रित करती है, कौन सा हार्मोन है, इसकी बात अपन करेंगे। लेकिन ये इन सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, थायराइड को, पैंक्रियाज को, एड्रिनल को, इन सभी के लिए इससे हार्मोन निकलता है। इस पिट्यूटरी को किसके साथ जोड़ दिया, हाइपोथैलेमस के साथ जोड़ दिया। हाइपोथैलेमस हो गया इसका बॉस, यानी कि ये मस्तिष्क से तंत्रिका तंत्र से जुड़ने वाला जो पार्ट है वो हाइपोथैलेमस आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ नीचे जो ग्लैंड है हमारा, वो कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसके पीछे की साइड में आपको मिलेगी पीनियल ग्रंथि। कौन सी मिलेगी, पीनियल ग्रंथि। अब आपको लोकेशन पूछे, आपको स्थिति पूछे कि भाई हाइपोथैलेमस ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि ये कहाँ पे स्थित होती है, तो स्थित कहाँ पे मिलेगी, ये ब्रेन के अंदर मिलेगी, मस्तिष्क से अंदर मिलेगी। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आगे अपन लिखेंगे, इनको नोट भी करेंगे। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित है और कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित नहीं है। इसका क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, मस्तिष्क से उतर के हम जो है गले के अंदर आ गए हैं। श्वास नली के दोनों ओर, श्वास नली ट्रैकिया के दोनों ओर आपको एक ग्रंथि मिलेगी जिसको हम कहते हैं थायराइड, जिसको हम क्या कहते हैं, थायराइड कहते हैं। और इसी थायराइड की पृष्ठ पर एक ग्रंथि मिलेगी जिसको हम कहते हैं पैराथायराइड। इसी को हम क्या कहते हैं, पैराथायराइड।
इनको अधिवृक्क ग्रंथियां, इनको जो है अवट्टू ग्रंथि और परा अवट्टू ग्रंथि कहा जाता है। हिंदी के अंदर अवट्टू और परा अवट्टू ग्रंथियां कहा जाता है। अब आप थोड़ा सा नीचे आ जाए और नीचे आ जाएंगे तो फेफड़ों के बीच में यहाँ पे एक ग्रंथि मिलेगी जिसको हम कहते हैं थाइमस। इस थाइमस की स्थिति होती है वक्ष कि भाई थाइमस ग्रंथि कहां पे होती है, तो ये वक्ष गुहा के अंदर स्थित होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि थाइमस ग्रंथि स्थित होती है वक्ष गुहा के अंदर स्थित होती है। ये तीनों ग्रंथियां हमने कहां देखी, ये तीनों ग्रंथियां पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये कहां है, ये हमारे ब्रेन के अंदर है। थायराइड, पैराथायराइड कहां पे है, श्वास नली के दोनों ओर गले के अंदर स्थित है। ठीक है, उसके बाद थाइमस आ गया हमारा। थाइमस कहां पे है, वक्ष गुहा के अंदर है। यहाँ पे एक हड्डी होती है रिब कैस, जो हमारी पसलियां आके जुड़ती है। उस हड्डी का अगर आप नाम बता सके, क्या नाम होता है उसका, स्टर्नम। क्या नाम होता है, स्टर्नम। तो ये थाइमस ग्रंथि जो है यहाँ पे हमारी जो रिब कैस है, हमारे जो फेफड़े हैं उनके यहाँ पे बीच के अंदर स्थित होगी थाइमस ग्रंथि। उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे अपन, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आमाशय आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आमाशय होगा। ये हमारा क्या है, यकृत है। और इसके नीचे ये उंगली जैसी ये जो ग्रंथि आप देख रहे हैं, इस ग्रंथि को हम कहते हैं पैंक्रियाज, अग्नाशय। इसको हम क्या कहते हैं, अग्नाशय। और याद करिए, अग्नाशय हमने पाचन के अंदर भी पढ़ा है। अग्नाशय हमने पाचन के अंदर भी पढ़ा है। पाचन का वीडियो भी अपन ने यहाँ पे जो है डाला है। पाचन के वीडियो के अंदर हमने पाचन तंत्र की बहुत शानदार तरीके से बात की है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको डेफिनेटली आप देखिएगा। पाचन के अंदर इस पैंक्रियाज को काम लेते हैं। तो फिर ये पैंक्रियाज अभी क्यों है हमारे सामने, तो भाई पैंक्रियाज जो ग्रंथि है वो मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित है। वो अंतःस्रावी भी है, वो बाह्य स्रावी भी है। उससे एंजाइम भी निकल रहे हैं, उससे हार्मोन भी निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये पैंक्रियाज आ जाती है। ये कहां पे है पैंक्रियाज, तो आमाशय के जस्ट नीचे स्थित होती है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो किडनियां हैं, हमारी जो किडनियां हैं, किडनियों की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, ये जो किडनियां हैं, इन किडनियों के ऊपर की तरफ, इन किडनियों के ऊपर की तरफ एक ग्रंथि मिलेगी आपको, जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। इसको हम क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्रंथि कहा जाता है इसको। ठीक है, उससे जब आप नीचे आएंगे, और नीचे आइए, और नीचे आइए, उससे जब आप नीचे आएंगे और आप जो है किस शरीर के अंदर है, फीमेल शरीर के अंदर है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या मिलेगी, ओवेरी इन फीमेल, यानी अंडाशय जो मिलेगा वो किसके अंदर मिलेगा, फीमेल के अंदर मिलेगा। और मेल के अंदर क्या मिलेगा, टेस्टिस मिलेंगे, वृषण मिलेंगे। क्या मिलेंगे, वृषण मिलेंगे। ठीक है, ये उदर गुहा के अंदर ग्रंथियां होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, वृषण उदर गुहा से बाहर होते हैं। वृषण क्या है, उदर गुहा से बाहर होते हैं। ओवरी अंडाशय जो है वो किसके अंदर होता है, वो होता है आपके जो है उदर गुहा के अंदर होता है। क्योंकि शरीर को जब आप आधा आधा करते हैं तो ऊपर का जो भाग है, ऊपर का जो भाग है हमारा, ये जो आमाशय से ऊपर का जो भाग है उसको हम वक्ष गुहा कहते हैं, थोरेसिक कैविटी कहते हैं। और यहाँ पे जो नीचे भाग है, नीचे वाला जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं, एब्डोमल कैविटी कहते हैं। ये उदर गुहा का पार्ट होता है। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे बोला कि वृषण जो है उदर गुहा से बाहर होते हैं। क्या कुछ रीजन आपको पता है क्यों होते हैं, क्या कुछ रीजन पता है आपको क्यों होते हैं? अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि ये वृषण जो है इनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, शुक्र जनन होता है। और शुक्र जनन के लिए शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान की आवश्यकता होती है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये भी, शरीर का तापमान कितना होता है? भाई शरीर का तापमान पता हो जब भी तो हम कहेंगे इसके लिए 2 से 2.5 डिग्री कम होता है।
तो शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए टेस्टिस जो है, वृषण जो है, हमारे शरीर की उदर गुहा से बाहर होते हैं, स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम जो आवरण होता है टेस्टिस के चारों ओर, उसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, वृषण कोश बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से इस पैनल से आपको क्या सीखने को मिला है, तो यहाँ पे जो अध्ययन है एंडोक्राइन सिस्टम का, वो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाएगा, तंत्रिका तंत्र न्यूरोलॉजी, और दोनों मिलके जब काम करेंगे न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाएगा। और प्रत्येक जो ग्रंथि इसके अंदर हम पढ़ने वाले, उसकी क्या लोकेशन रहेगी, क्या स्थिति रहेगी, ये बात यहाँ से आपको क्लियर हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो जाती है कि मस्तिष्क के अंदर कौन सी है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल है। गले के अंदर कौन सी है, थायराइड, पैराथायराइड है। उसके बाद वक्ष गुहा के अंदर कौन सी है, थाइमस है। उसके बाद आमाशय के नीचे कौन सी है, पैंक्रियाज है, अग्नाशय है। और फिर कौन सी आ जाती है, किडनी के ऊपर कौन सी है, एड्रिनल ग्लैंड है। दो ग्रंथियां होती है, ये दोनों किडनियों के ऊपर होगी। ये थायराइड को भी अपन दो ग्रंथियों के रूप में देखते हैं, एक श्वास नली के इधर, एक श्वास नली के इधर। ये दोनों बीच में इस्तमस के माध्यम से बंधी रहती है, इस्तमस के माध्यम से बंधी रहती है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारी कौन सी ग्रंथि आ जाती है, अंडाशय और वृषण आ जाते। एक ग्रंथि मादा के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर अपन और पढ़ते हैं, लेकिन वो कंडीशनल है। कंडीशनल क्या है, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी होगी तभी प्लेसेंटा होगी, अपरा होगी, इसके अलावा नहीं होगी। अगर मादा प्रेग्नेंट है तो ही उसके अंदर क्या बनेगी, अपरा बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी इसके अंदर। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पैनल पे। नेक्स्ट जो हमारी ग्लैंड है उसके ऊपर चलते हैं अपन कि हम कौन सी ग्रंथि आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। किसकी बात करेंगे, हाइपोथैलेमस की। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये हमारे ब्रेन का चित्र है। ये हमारे किसका है, ब्रेन का चित्र है। इस ब्रेन के अंदर, इस ब्रेन के अंदर यहाँ पे ये जो ग्रंथि आप देख रहे हैं, ये ग्रंथि कौन सी है, हाइपोथैलेमस है। ये कौन सी है, हाइपोथैलेमस है। ये ग्रंथि कौन सी है भाई, हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस के बारे में आप ध्यान रखेंगे, इसको हम हालांकि तंत्रिका तंत्र के अंदर भी पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है, इसके अंदर जो पॉइंट है आपके, सबसे पहली चीज तो मस्तिष्क से रिलेटेड जब अपन पॉइंट की बात करते हैं, तो ये शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। ये क्या करता है, शरीर का ताप नियंत्रण करती है। शरीर का ताप नियंत्रण जो है किसके द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। हम एंडोक्राइन सिस्टम के संदर्भ में बात करेंगे तो ये पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करती है। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करती है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करती है। इसलिए इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर क्योंकि मास्टर ग्लैंड हम किसको कहते हैं, पीयूष को कहते हैं। पीयूष को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, मास्टर ऑफ मास्टर कहेंगे। ठीक है, दूसरा नाम जो इसका मिलता है, हेडमास्टर, हेडमास्टर ग्रंथि। इसको हम क्या बोलते हैं, हेडमास्टर ग्लैंड बोलते हैं, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है जो होता है सुप्रीम कमांडर, जिसको हम क्या कहते हैं, सुप्रीम कमांडर, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, सुप्रीम कमांडर कहा जाता है इस हाइपोथैलेमस को। और इसकी स्थिति क्या होती है, तो इसकी स्थिति जो होती है वो होती है मस्तिष्क। स्थिति क्या होती है, मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है, मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है। और अग्र मस्तिष्क का भाग है, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, डाइएनसिफेलॉन। अग्र मस्तिष्क के अंदर एक भाग पढ़ा होगा आपने, डाइएनसिफेलॉन। इस डाइएनसिफेलॉन का भाग है ये, डाइएनसिफेलॉन, डाइएनसिफेलॉन का भाग होता है। ये किसका भाग होती है, डाइएनसिफेलॉन का भाग होती है। ये आपका हाइपोथैलेमस है। अब हम जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं और हम अगर इससे स्रावित होने वाले हार्मोन की बात नहीं करें, तो फिर हम क्या ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं।
ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स की। हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन यहाँ पे स्रावित होंगे, उन हार्मोन्स की अपन बात करेंगे। सबसे पहले आप जो है इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए भाई, बात करते हैं अपन इससे निकलने वाले हार्मोन्स की। तो देखिएगा यहाँ पे इससे दो हार्मोन आप ध्यान रखेंगे, हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन है, किसके, हाइपोथैलेमस के हार्मोन, हाइपोथैलेमस के हार्मोन, हाइपोथैलेमस के हार्मोन। अब ये हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन है, इससे दो तरह के हार्मोन मिलेंगे। एक तो मिलते हैं आपको रिलीजिंग हार्मोन, एक तो कौन से होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। अब रिलीजिंग हार्मोन का मतलब क्या है कि भाई ये पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करती है। किसका नियंत्रण करती है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करती है। और पीयूष ग्रंथि के अंदर जैसे टीएसएच हार्मोन स्रावित हो रहा है, थायरोट्रोपिन हार्मोन स्रावित हो रहा है, तो इससे जो हार्मोन निकलेगा वो कौन सा होगा, थायरोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, थायरो स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, थायरो स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। इसी तरह से जैसे मान लो लैक्टोजेनिक हार्मोन स्रावित हो रहा है, लैक्टोजेनिक हार्मोन स्रावित हो रहा है, तो ये LHRH हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी पीयूष के हार्मोन अपन पढ़ेंगे, उन पीयूष हार्मोन के पीछे आप क्या लगा देना, रिलीजिंग हार्मोन लगा देना, तो वो किसका बन जाएगा, हाइपोथैलेमस का हार्मोन बन जाएगा। और वो कौन सा हार्मोन होगा, रिलीजिंग हार्मोन होगा। कौन सा हार्मोन होगा, रिलीजिंग हार्मोन होगा। तो इसके अंदर आप जो है देख सकते हैं कि ये कौन से हार्मोन होंगे, रिलीजिंग हार्मोन होंगे। ठीक है, इसी तरह से एक हार्मोन मिलेगा आपको यहां पे, दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन्स, इनहिबिटिंग हार्मोन्स। इनहिबिटिंग हार्मोन का मतलब होता है संदमन हार्मोन, संदमन हार्मोन। अब ये संदमन हार्मोन क्या होते हैं, तो संदमन हार्मोन के अंदर आप बताएंगे कि ऐसे हार्मोन, ये तो क्या कर रहा है, ये जो रिलीजिंग हार्मोन है, ये पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों को प्रेरित कर रहा है। ये क्या कर रहा है, उनको प्रेरित कर रहा है आगे और बढ़ाने के लिए। लेकिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो होंगे, ये उन हार्मोन को कम करेंगे, ये उन हार्मोन को क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, तो दो नंबर जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, इनहिबिटिंग हार्मोन हो जाता है, पहला क्या हो जाता है, रिलीजिंग हार्मोन हो जाता है। और ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन ये किस पर काम करेंगे, ये पीयूष के हार्मोन पर काम करेंगे, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन पर, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन का नियंत्रण, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन का नियंत्रण ये करेंगे, हार्मोन का नियंत्रण ये करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो ये आपका यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो है कंप्लीट हो जाता है। हाइपोथैलेमस कहाँ पे होगा, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के अग्रभाग के अंदर डायनसिफेलॉन का हिस्सा होगा, जो मस्तिष्क का है भाग एक। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये शरीर का ताप नियंत्रण करता है, जो न्यूरो सिस्टम के अंदर अपन पढ़ते हैं। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को ये जोड़ता है, जब जाके ये क्या बनता है, न्यूरो एंडोक्राइनो सिस्टम बनता है। तो ये किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि का ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, या इसको हम सुप्रीम कमांडर, या इसको हम हेडमास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें किससे हो जाती है, हाइपोथैलेमस से रिलेटेड हो जाती है। और हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन स्रावित होते हैं, वो पीयूष ग्रंथि के जो भी हार्मोन मिलेंगे उसके पीछे, अगर आपको रिलीजिंग हार्मोन पता करना है तो आप उसके पीछे रिलीजिंग हार्मोन लगा दीजिए। अगर आप जो है इनहिबिटिंग हार्मोन यानी संदमन हार्मोन पता करना चाहते हैं, तो ये उसके पीछे IH लग जाएगा,
उसके पीछे क्या लग जाएगा, IH लग जाएगा। सिंपल सी बात है। सारे के सारे हार्मोन जो हम पीयूष के अंदर पढ़ेंगे, हमारे लिए पीयूष जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पे। तो चलते अपन पीयूष ग्रंथि की ओर बढ़ते हैं आगे, देखिएगा। पीयूष ग्रंथि की ओर बढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि की स्थिति जो है आप यहां से ही देख सकते हैं। ये हमारी क्या होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। इसको हम क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। ये जो हमारा हाइपोथैलेमस आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा हाइपोथैलेमस देख पा रहे हैं, इस हाइपोथैलेमस के नीचे यहाँ पे ये 2 लोब के अंदर यहाँ पे जो ग्रंथि दिखाई दे रही है आपको, वो कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। वो कौन सी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है। तो कौन सी ग्रंथि है भाई, पीयूष ग्रंथि है। तो बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि की। पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करते हैं अपन कि पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि जो है हमारी क्या काम करती है सिस्टम के अंदर, किस तरह से काम ये करती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी स्थिति क्या होगी, स्थिति क्या है भी, तो स्थिति इसकी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। स्थिति सबसे पहली बात तो ये मस्तिष्क के अंदर होगी। सबसे पहली बात तो किसके अंदर होगी, मस्तिष्क के अंदर होगी। ठीक है, दूसरी बात ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होगी। हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। ठीक है, चलो भाई, किससे जुड़ी होती है, इनफंडिबुलम से। किससे जुड़ी होती है, इनफंडिबुलम से। इनफंडिबुलम से जुड़ी होती है। ठीक बात है, इनफंडिबुलम से जुड़ गई। उसके बाद नीचे क्या मिलेगी, पीयूष ग्रंथि। लेकिन बाद में कहां पे, बाद में कहां पे ऐसी लटकती रहेगी, नहीं। एक मस्तिष्क के अंदर आपको हड्डी मिलेगी, स्फीनोइड, स्फीनोइड हड्डी। स्फीनोइड हड्डी के अंदर एक गड्ढा मिलेगा। क्या मिलेगा, एक गड्ढा मिलेगा। एक गड्ढा मिलेगा जिसके अंदर ये ग्रंथि होगी, सेला टर्सी का गड्ढा, सेला टर्सी का। स्फीनोइड हड्डी के अंदर एक गड्ढा मिलेगा जिसको हम कहते हैं सेला टर्सिका। इस सेला टर्सिका के अंदर क्या मिलेगी आपको, पीयूष मिलेगी। बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, सेम के दाने के जितनी। इसीलिए हम कहते हैं सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष। सबसे छोटी ग्रंथि आपको कौन सी मिलेगी, पीयूष ग्रंथि मिलेगी आपको। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी मिलेगी, पीयूष ग्रंथि आपको मिल जाएगी। कई बार हमें पीनियल ग्रंथि का नाम मिल जाता है। पीनियल ग्रंथि जनरली होता क्या है कि पीनियल ग्रंथि शुरुआती स्टेज के अंदर जो है सक्रिय होती है, फिर धीरे धीरे जो है कैल्शियम के कारण मस्तिष्क के अंदर, पूरे के अंदर उसके दाने फैल जाते हैं, मस्तिष्क की रेत के समान हो जाती है। तो वो एक जो है संयोजित नहीं रहती है, पूरी बिखर जाती है। तो यहाँ पे सबसे छोटी ग्रंथि हम किसको कहेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होगी, मस्तिष्क के अंदर, हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है इनफंडिबुलम के माध्यम से। और ये नीचे स्थित किसके अंदर होगी, नीचे का मतलब है यहाँ पे, ये जो नीचे यहाँ पे ये स्थित होती है, यहाँ पे एक हड्डी मिलेगी आपको, स्फीनोइड हड्डी। उस स्फीनोइड हड्डी के अंदर एक गड्ढा मिलेगा, सेला टर्सी का। इस तरह से एक गड्ढा मिलेगा आपको। इस गड्ढे के अंदर क्या होती है, ये पीयूष ग्रंथि होती है। इस पीयूष ग्रंथि की स्थिति क्या हो गई, यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब इस पीयूष ग्रंथि के अंदर आप देखेंगे तो पीयूष ग्रंथि के अंदर आपको मुख्य रूप से 2 भाग मिलेंगे। कितने मिलेंगे, मुख्य रूप से 2 भाग मिलेंगे। मुख्य रूप से कितने भाग मिलेंगे, यहाँ पे 2 भाग मिलेंगे। ठीक है, देखो, सब जो आगे वाला भाग है, जो अग्र भाग होता है इसका, जो अग्र भाग होता है उसको हम कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। इसको हम क्या कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस, इसको हम क्या कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। और जो पीछे वाला भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, पश्च भाग जो होता है इसको हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं।
न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। बीच वाले भाग को भी आप नाम ध्यान रख सकते हैं, पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं इसको क्या बोला जाता है? पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पार्स इंटरमीडिया इसको बोला जाता है। ठीक है, अब हम जो आगे बढ़ने वाले हैं कि ये पीयूष ग्रंथि है हमारी, ये जो पीयूष ग्रंथि है जो कहाँ स्थित है? मस्तिष्क के अंदर, सेला टर्सिका स्फिनोइड हड्डी के गड्ढे के अंदर स्थित है। मस्तिष्क की, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की सबसे छोटी ग्रंथि है, और इस ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो हार्मोन दूसरी ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। इस कारण से इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। दूसरी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, दूसरी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड इसको कहा जाता है। ठीक बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है। हाइपोथैलेमस, ये जो पीयूष ग्रंथि है, अग्र भाग क्या हो गया? एडिनोहाइपोफाइसिस, पीछे वाला भाग क्या हो गया? न्यूरोहाइपोफाइसिस। एक बहुत शानदार चीज यहाँ पे मैं बताने वाला हूं आपको। कई बार हम जो पश्च भाग के जो हार्मोन हैं, ये जो पीयूष ग्रंथि है, ये जो हार्मोन स्रावित करती है वो केवल और केवल अग्रभाग से ही करती है। पश्च भाग से जो हार्मोन अपन पढ़ते हैं, ऑक्सीटोसिन, एडीएच, ये जो हार्मोन हैं ये वास्तविक रूप से हाइपोथैलेमस के हार्मोन हैं। हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन हैं वो ऊपर से नीचे इसके अंदर एकत्रित होते हैं और स्रावित किससे होते हैं? पीयूष ग्रंथि से। तो अभी जो पिछला एग्जाम हुआ है, आई थिंक वीडियो का जो एग्जाम हुआ है, ये रीड का एग्जाम हुआ है, उसके अंदर ये पूछा गया है कि इन हार्मोन में से कौन सा हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। अब भाई साहब हार्मोन सब दे रखे वहां पे पीयूष के, पूछा गया हाइपोथैलेमस का कौन सा हार्मोन है। पढ़ हम पीयूष में रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है ऑक्सीटोसिन जो पश्च भाग से स्रावित होता है, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो पश्च भाग से स्रावित होता है, ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन है। ठीक है, तो चलिए इसके हार्मोन की बात करते हैं। अग्रभाग से कौन से हैं, पश्च भाग से कौन से हैं और मध्य भाग से कौन सा हार्मोन यहाँ पे निकलता है। देखो पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन है उनकी बात करते हैं। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन, पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन है ये कौन कौन से हार्मोन हैं, ये कौन कौन से हार्मोन हैं? तो देखिएगा यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन आपको यहाँ से मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अग्रभाग के हार्मोन। अग्रभाग को हम बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। भाई साहब आप एप में जितना कोर्स पढ़ते हैं ना उतना तो हम यूट्यूब पे पढ़ा देंगे, जितना एप के अंदर मिलेगा उतना तो यूट्यूब पे ही पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये आपका अग्रभाग है। इस अग्रभाग से जो हार्मोन निकलता है उसमें पहला हार्मोन आप ध्यान रखेंगे प्रोलैक्टिन। सबसे पहला हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन का कार्य भी तो साथ में ही लिखते चलते हैं, फिर बाद में अब जो है क्यों आएंगे यहाँ पे, आगे ही बढ़ेंगे फिर, है कि नहीं है? ठीक है, तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन मादा के अंदर काम करेगा, ध्यान रखिएगा, स्तन ग्रंथियों को नियंत्रित करेगा। अब स्तन ग्रंथियों को कैसे नियंत्रित करेगा ये? तो आप कहेंगे कि ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, जब बच्चे का जन्म होता है तो दुग्ध ग्रंथियों के अंदर दुग्ध संश्लेषण का जो काम है, दूध को इकट्ठा करना, दूध को बनाने का जो काम है वो किसका है? प्रोलैक्टिन का है। किसका काम है भाई? प्रोलैक्टिन का काम है। मादा में बच्चे के जन्म पर, बच्चे के जन्म के बाद दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध का संश्लेषण,
दुग्ध का संश्लेषण जो है ये किसके द्वारा होता है? दुग्ध का संश्लेषण होता है प्रोलैक्टिन के माध्यम से। किससे होता है? प्रोलैक्टिन के माध्यम से होता है। तो एक हार्मोन यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है। चलते अपन इसके दूसरे हार्मोन की तरफ। दूसरा हार्मोन जो हमें मिलेगा यहाँ से, लेक्टोजेनिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, भाई ये चीज तो अपन पहले ही क्लियर कर चुके हैं ना कि ये जो पीयूष ग्रंथि है ये स्वयं काम नहीं कर रही है, ये दूसरी ग्रंथियों से काम करवा रही है। ये दूसरी ग्रंथियों से काम करवा रही है। यहां से ये प्रोलैक्टिन किससे काम करा रहा है? दुग्ध ग्रंथियों से काम करा रहा है। पीयूष ग्रंथि कह रहा है दुग्ध ग्रंथियों को बच्चे का जन्म हो चुका है, बच्चा दूध पिएगा, व्यवस्था करो। ठीक है, तो ये व्यवस्था कर रहे हैं। प्रोलैक्टिन जा रहा है दुग्ध ग्रंथियों को बोल रहा है व्यवस्था कीजिए, दुग्ध का संश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे दुग्ध का संश्लेषण हो रहा है। अब ये हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जाएगा अंडाशय के पास, अंडाशय के पास जाएगा। अंडाशय की ग्रेफियन पुट्टिकाओं के अंदर अंडा पड़ा है, अंडाशय की ग्रेफियन पुट्टिकाओं के अंदर अंडा पड़ा है। वहां पे जो FSH है उसको बोलेगा इसको बाहर निकालो, पुट्टिका से इसको बाहर निकालो। यानी कि ये क्या करेगा? ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे ही अंडाशय पर काम करेगा तो यहाँ पे अंडोत्सर्ग होगा। मादा के अंदर क्या होगा? अंडोत्सर्ग होगा। मादा में अंडोत्सर्ग होगा, अंडोत्सर्ग कराता है। ठीक है, एक ही लाइन ध्यान रखिएगा, बहुत शॉर्ट के अंदर एक ही लाइन ध्यान रखिएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहां से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से। चाहे भले एडिनोहाइपोफाइसिस नाम लिखा मिले, चाहे अग्रभाग लिखा हुआ मिले, LH लिखा मिले, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लिखा हुआ मिले, क्या होगा? मादा के अंदर अंडोत्सर्ग कराने वाला हार्मोन है। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं हमें लगता है यार बड़ा हार्ड क्वेश्चन बनाया है। अब हार्ड क्वेश्चन कैसे होता है? हार्ड क्वेश्चन ऐसा है कि इसके अंदर अभी तक हमने ये बात स्पष्टली थोड़ी की है कि ये पुरुषों के अंदर नहीं होता है या मादा के अंदर ही होता है। अब इसी तरह का क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा हार्मोन पुरुषों में स्रावित नहीं होता है? तो ये कॉमन सेंस है। पुरुषों के अंदर कौन सा अंडोत्सर्ग कराएंगे हम? पुरुषों के अंदर कौन सा अंडोत्सर्ग कराएंगे? इसका मतलब पुरुषों में इसका काम नहीं है कि नहीं? यहाँ पे पुरुषों के अंदर कौन सा दुग्ध संश्लेषण कराएंगे हम? प्रोलैक्टिन। पुरुषों में होगा क्या? पुरुषों के स्तन ग्रंथियों में हमें दुग्ध संश्लेषण थोड़ी करवाना है। ठीक है, तो ये प्रोलैक्टिन, तो ये इनडायरेक्टली बिना कहे ही ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए कि ये मादा के हार्मोन है, फीमेल्स के अंदर स्रावित होने वाले हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, चलिए तीसरे हार्मोन पर चलते हैं। तीसरा हार्मोन हमारा आता है FSH हार्मोन। तीसरा कौन सा आता है? FSH हार्मोन। इसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो FSH हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये भी हमारी जनन ग्रंथियों पर काम करेगा, लेकिन ये पुरुषों के अंदर और महिलाओं के अंदर दोनों के ऊपर काम करेगा। यानी ये वृषण और अंडाशय, वृषण व अंडाशय, वृषण और अंडाशय पर कार्य करता है, अंडाशय पर कार्य करता है, पर कार्य करता है। ठीक है, वृषण और अंडाशय दोनों पर कार्य करता है। मेन काम होता है इसका मादा के अंदर, तो ये क्या कराएगा? मादा के अंदर ये अंड जनन कराता है। मादा के अंदर अंड जनन के अंदर भी सहायक होता है, और जो आवर्त चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसके अंदर भी अपना काम निभाता है। अंड जनन के और किसके अंदर? वह मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी नियमन करता है। ठीक है, पुरुषों के अंदर क्या करेगा?
पुरुषों के अंदर ये हार्मोन जो है ये शुक्र जनन कराता है, शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं इसको, अंडजनन को oogenesis बोलते हैं। अंडजनन को हम क्या बोलते हैं? oogenesis, और इसको हम बोलेंगे शुक्र जनन को स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे जो FSH है, जो हमारा FSH है वो क्या करता है? अंडजनन और शुक्र जनन का कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हार्मोन लेते हैं अपन। चौथा हार्मोन मिलेगा यहाँ पे आपको, कौन सा हार्मोन मिलेगा भाई? TSH हार्मोन। TSH हार्मोन, इसको अपन बोलते हैं थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आप यहां पे लिख सकते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से स्पष्ट है, थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित हो रहे हैं उन हार्मोनों को ये प्रेरित करता है। थायराइड के हार्मोन को क्या करता है? प्रेरित करता है। इसको सीधा आप क्या कहेंगे? थायराइड के हार्मोन को प्रेरित करता है, थायराइड के हार्मोन को प्रेरित करता है, थायराइड के हार्मोन को प्रेरित करता है। ठीक बात है भाई। इसकी बात अपन थायराइड के अंदर और करेंगे जब हम गोइटर पढ़ेंगे। जब थायराइड को आयोडीन नहीं मिलेगा, थायराइड थायरोक्सिन नहीं बनाएगा, उस समय TSH क्या करेगा? ठीक है, चलिए उसके बाद हम तीसरा यहाँ पे पांचवा हार्मोन लेते हैं, MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन वैसे तो आपको मध्य भाग से मिलेगा, लेकिन फाइनली ये किसके साथ मिल जाता है? ये अग्रभाग के साथ मिल जाता है। तो अग्रभाग के अंदर ही हम इसको पढ़ रहे हैं। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये त्वचा व बालों का रंग निर्धारित करता है, रंग निर्धारित करता है। भैया आपने एक चीज पढ़ी होगी, एक वर्णक पढ़ा होगा, मेलेनिन। कौन सा वर्णक? मेलेनिन वर्णक पढ़ा होगा। ये मेलेनिन वर्णक ही है जो हमारे त्वचा और बालों के कलर को नियमित करता है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई काला है, किस कारण से है? मेलेनिन वर्णक के कारण है। इसकी मात्रा बढ़ेगी तो आदमी का कलर जो है वो पक्का हो जाएगा, यानी कि थोड़ा डार्क होगा वो। अगर इसकी कमी हुई तो जो है आदमी गोरा होगा, और बिल्कुल ही भी नहीं हुआ तो आदमी सफेद हो जाएगा। वो भी अपने आप में एक रोग होगा, जिसकी बात हम करेंगे कभी आनुवंशिक रोगों के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हार्मोन लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हार्मोन मिलता है आपको ACTH, छठा हार्मोन मिलेगा आपको ACTH। ACTH होता है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या है भाई? ये एड्रिनल ग्रंथि के जो कॉर्टेक्स हार्मोन है। एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग है, एक मेड्यूला है, एक कॉर्टेक्स है। बाह्य भाग कॉर्टेक्स है, आंतरिक भाग मेड्यूला है। जो मेनली कॉर्टेक्स के जो हार्मोन हैं, बाह्य भाग के जो हार्मोन हैं, वलकुट के जो हार्मोन हैं, उनको नियंत्रित करने का, उनको प्रेरित करने का काम कौन करेगा? ACTH करेगा। तो यहाँ पे सिंपली आप कहेंगे अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का नियंत्रण करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कौन सा हार्मोन आ जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, STH, या जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम कहते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन,
सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वृद्धि हार्मोन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वृद्धि हार्मोन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अब इसके अंदर जैसे हमने इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये बताया कि कौन सा हार्मोन मादा के अंदर है, कौन सा हार्मोन पुरुषों के अंदर है, इनडायरेक्टली अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा, या अधिकता हो जाए तो क्या होगा। काम क्या करता है, ये वृद्धि और विकास का काम करता है। अगर ज्यादा हुआ तो वृद्धि और विकास ज्यादा हो जाएगा, और कम हुआ तो वृद्धि और विकास कम हो जाएगा। यानी कोई कहे कि मैं पढ़ाई अगर ज्यादा कर लूं तो क्या होगा, पढ़ाई अगर ज्यादा कर लोगे तो बहुत ज्ञानी हो जाओगे, और बहुत ज्ञानी हो जाएंगे तो हम जो जीवन में चाह रहे हैं वो हमें मिल जाएगा। अगर कोई कहे मैं पढ़ाई नहीं करूं तो क्या होगा, तो आप जो सोच रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा अगर आप पढ़ाई नहीं करते। और शानदार तरीके से अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये हमारी नई सोच, नई उमंग, नया विश्वास आपके सामने है। सब्सक्राइब कीजिए। शानदार तरीके से आने वाले समय के अंदर जो चीज़ें आपको मिलने वाली है, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत शानदार चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चलिए, तो ये एसटीएच हार्मोन है। ये एसटीएच हार्मोन जो हमारा है, ये शरीर की वृद्धि और विकास का कार्य करता है। ये क्या करता है, शरीर की वृद्धि और विकास का कार्य करता है। शरीर की वृद्धि और विकास का कार्य करता है। ओके, अब इसके अंदर जो कमी और अधिकता से जो बात हमने करी है उसकी बात हम करते हैं कि भाई इसकी अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, शरीर की वृद्धि और विकास नहीं होगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, और हमने वादा किया है कि जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम शामिल करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन एसटीएच हार्मोन की कमी से होने वाले रोगों से हमेशा ही पूछा गया है। तो इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम कहते हैं बोनापन, उसको हम कहते हैं बोनापन। बोले बोनापन तो मिला ही नहीं, बोनापन कहाँ है, ड्वार्फिज्म है। क्या है, ड्वार्फिज्म। तो भाई बोनाफिन को ही इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म बोलते हैं। तो ये तो कमी हुई है। अगर अधिकता हो गई तो क्या होगा, तो अधिकता अगर हो गई तो क्या होगा, अधिक विकास हो जाएगा भाई। और तो क्या होगा, अधिकता हो गई तो क्या हो जाएगा, अधिक विकास हो जाएगा। इसके अंदर एक रोग तो आपको मिलेगा, भीमकायता। क्या मिलेगा, भीमकायता। इस भीमकायता को हम बोलते हैं जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म, इसको हम क्या बोलते हैं, जाइगेंटिज्म। और एक रोग आपको मिलेगा अग्रातिकायता। हिंदी के अंदर एक क्वेश्चन लिखा हुआ मिला है पेपर के अंदर, अग्रातिकायता। अब ये क्या होता है, अग्रातिकायता। अग्रातिकायता, अग्रातिकायता का मतलब होता है एक्रोमिगेली। क्या होता है, एक्रोमिगेली। एक्रोमिगेली ये रोग किसकी अधिकता से होता है, एसटीएच हार्मोन की अधिकता से होता है, ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से होता है। ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से अग्रातिकायता, एक्रोमिगेली। इसके अंदर क्या होता है कि या तो जीभ की वृद्धि बहुत ज्यादा हो गई, जीभ की, या ये जो आगे की जो मैंडिबल है हमारी, इसकी वृद्धि ज्यादा हो गई, या आप सिंपली कह सकते हैं कि शरीर का कोई विशेष भाग है जिसकी वृद्धि ज्यादा हो गई। भाई एक तो पूरे शरीर का ही विकास हो गया, भीमकाय शरीर हो गया मोटा मोटा, ठीक है। एक हमारा जो है किसी विशेष अंग की वृद्धि हो गई कि जीभ ज्यादा लंबी हो गई, या जो है यहाँ से ठुड्डी जो है बहुत ज्यादा लंबी हो गई, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अग्रातिकायता कहते हैं। और ये कैसे होगा, ये एसटीएच की अधिकता से होगा, वृद्धि हार्मोन की अधिकता से होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन होगा वो कौन सा होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा अग्रभाग है, उस अग्रभाग से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उन हार्मोनों की संख्या है 6, और एक हार्मोन जो मध्य भाग वाला है उसको भी हमने साथ में देखा है। तो अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन, प्रोलैक्टिन हो गया, एलएच हो गया, और कौन हो गया, एफएसएच हो गया। एफएसएच और एलएच, एक नाम आप ध्यान रखिएगा, एफएसएच व एलएच हार्मोन को, एफएसएच और एलएच हार्मोन को
सम्मिलित रूप से, हार्मोन को सम्मिलित रूप से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। सम्मिलित रूप से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, आया मजा भाई। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? FSH और LH हार्मोन जो है ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? आपके FSH और LH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों हार्मोन किस पर काम कर रहे हैं? गोनेड्स पर काम कर रहे हैं। गोनेड्स हमारे कौन से हैं? वृषण और अंडाशय। वृषण और अंडाशय पर ये काम कर रहे हैं आपके। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट हमारा कौन सा हार्मोन है? TSH थायराइड पे काम करेगा। MSH जो मध्य भाग से है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मेलेनिन वर्णक को नियंत्रित करेगा, जो हमारी त्वचा के कलर और बालों के रंग को निर्धारित करता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा ACTH एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स हार्मोन को नियंत्रित करता है। फिर हमने पढ़ा ग्रोथ हार्मोन को, जो शरीर की वृद्धि और विकास करता है। अगर कमी हुई तो आदमी बौना हो जाएगा, अगर अधिकता हुई तो भीमकाय शरीर हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट अग्रातिकायता। अग्रातिकायता मतलब एक्रोमीगेली, शरीर की विशेष भाग की वृद्धि हो जाना, विशेष अंगों की वृद्धि हो जाना, विशेष अंग की अति वृद्धि हो जाना, विशेष अंग की अति वृद्धि हो जाना, विशेष अंग की अति वृद्धि हो जाना क्या कहलाएगा? अग्रातिकायता कहलाएगा। तो ये अग्रभाग के जो हार्मोन थे वो हो गए हैं आपकी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं पश्च भाग की। जो हमारा पीयूष ग्रंथि का जो पश्च भाग है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। इससे आपको दो हार्मोन मिलेंगे भाई। इससे आपको क्या मिलेंगे? दो हार्मोन। एक तो आपको मिलेगा ऑक्सीटोसिन। क्या मिलेगा? ऑक्सीटोसिन। एक तो आपको मिलेगा ऑक्सीटोसिन, जिसको हम पीटोसिन बोलते हैं। एक तो क्या मिलेगा? ऑक्सीटोसिन। एक मिलेगा आपको ADH, जिसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। दोनों ही हार्मोन हाइपोथैलेमस के हैं। स्रावित कहां से होंगे? ये पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होंगे। ऑक्सीटोसिन के लिए आप ध्यान रखेंगे, ऑक्सीटोसिन मादा के अंदर स्रावित होता है। और मादा के अंदर एक हार्मोन हमने पहले पढ़ा है, दुग्ध ग्रंथियों के अंदर दुग्ध संश्लेषण का काम कौन करता है? प्रोलैक्टिन करता है। अब दुग्ध संश्लेषण इकट्ठा तो कर दिया वहां पे, उसको बाहर कैसे निकालेंगे? तो दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध का निष्कान कराने वाला जो हार्मोन है वो कौन है? ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन का एक और इंपॉर्टेंट काम होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसव में सहायक हार्मोन कौन सा है? प्रसव के अंदर जो डिलीवरी होती है उसके अंदर सहायक हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। कैसे? जब डिलीवरी होती है, जब डिलीवरी का जो मानव का समय है, प्रसव का समय है, वो जब नजदीक आता है, उस समय हम देखते हैं हमारे घरों के अंदर, हमारे अड़ोस पड़ोस के अंदर हम देखते हैं कि जब प्रसव होना होता है तो उससे 2-3 घंटे पहले पेट के अंदर क्या होता है? दर्द होता है। वो दर्द कौन उत्पन्न करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। उस दर्द को हम कहते हैं प्रसव पीड़ा। जो असहनीय दर्द होता है, अगर आपने कभी जो है अपने परिवारों के अंदर महसूस किया हो किसी को देख के, तो जरूर आपको पता होगा ऑक्सीटोसिन। तो इसके लिए दो बातें हो जाएगी कि एक जो होता है वो दुग्ध ग्रंथियों का निष्कान करेगा, इसलिए इसको दुग्ध निष्कान का हार्मोन कहेंगे। एक ये गर्भाशय के अंदर संकोचन करेगा प्रसव के समय, इसलिए इसको प्रसव पीड़ा का हार्मोन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? दुग्ध निष्कान का हार्मोन और प्रसव पीड़ा का हार्मोन। दो नाम देखेंगे आप। एक तो इसको अपन कहते हैं दुग्ध निष्कान का हार्मोन, दुग्ध निष्कान का हार्मोन इसको कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? प्रसव पीड़ा का हार्मोन, प्रसव
पीड़ा का हार्मोन इसको कहा जाता है। प्रसव पीड़ा का हार्मोन इसको कहा जाता है। दूसरा हार्मोन हमने यहाँ पे बात करी है, दूसरा हार्मोन मिलता है हमें ADH, जिसको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसको वैसोप्रेसिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वैसोप्रेसिन बोला जाता है। वैसोप्रेसिन इसको बोला जाता है। ठीक है, अब ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये कहाँ पे काम करेगा? तो आपने किडनी को अगर पढ़ा है तो किडनी के अंदर किडनी की जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। उसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स कहते हैं। और नेफ्रॉन्स के अंदर जो सूक्ष्म नलिकाओं वाला भाग है, उस सूक्ष्म नलिकाओं के अंदर रक्त जो हमारा जब छनता है तो उसके अंदर पानी, उसके अंदर खनिज लवण और भी बहुत सारी चीजें जो है उसके साथ चली जाती है, जो हमारे शरीर के लिए अभी आवश्यक है। और उसमें सबसे ज्यादा तो जल हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जो यूरिन बनता है उसके अंदर 90% तो जल ही होता है। अगर रक्त पूरा छनता रहेगा, जल उसके अंदर जाता रहेगा, तो हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। फिर पूरे दिन पानी पीते रहेंगे क्या? फिर पूरे दिन पानी पिएंगे तो फिर काम कब करेंगे? तो इस कारण से भगवान ने एक व्यवस्था दी है कि जो रक्त छन रहा है उस न्यूरॉन के नेफ्रॉन के अंदर जो अतिरिक्त जल गया है उसका रीअब्जॉर्प्शन करना। उसका क्या करना? रीअब्जॉर्प्शन करना। तो ये यूरिन से या नेफ्रॉन की सूक्ष्म नलिकाओं से जल का पुनरावशोषण करता है। नेफ्रॉन से जल का पुनरावशोषण करता है। पुनरावशोषण करता है। क्या करता है भाई? जल का पुनरावशोषण, रीअब्जॉर्प्शन करता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगर इसकी कमी हो गई तो ये जल का पुनरावशोषण नहीं होगा। और अगर जल का पुनरावशोषण नहीं होगा तो ये जल कहाँ जाएगा? यूरिन के लिए जाएगा। अगर इतना जल यूरिन के लिए जाएगा तो यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी, और यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसमें हम बार बार यूरिन करने के लिए जाएंगे, बार बार हमें पेशाब लगेगी। और इस तरह के रोग को हम क्या कहेंगे? इस तरह के रोग को हम कहेंगे, देखिएगा यहाँ पे अपन इसका नाम लिखते हैं। इस तरह के रोग को हम क्या कहेंगे? देखिएगा भाई, इस तरह के रोग को हम क्या कहेंगे? उसके बाद अपन यहाँ पे करते हैं 1 सेकंड के लिए, अभी रुकिएगा आप। ओके 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 ओ ओ ओ ओ ओल भाई, ठीक है। चलो, अब इस तरह के रोग को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भाई, इस तरह के रोग को अगर इसकी कमी हो गई तो हम क्या कहेंगे? इसकी कमी हो गई तो इसको हम कहते हैं उदकमेह। जैसे मधुमेह होता है वैसे ही क्या होगा? उदकमेह होगा। इसको हम कहते हैं उदकमेह। उदकमेह। फिर आप कहेंगे ऐसा नाम तो हमने सुना नहीं है, और सुना है तो बहुत अच्छी बात है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिड्स। इसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिड्स। इसको हम क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिड्स इसको कहा जाता है। ये रोग नाम आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पीयूष के जितने भी हार्मोन थे आपकी कंप्लीट हो जाते हैं। यानी इनडायरेक्टली मैं आपसे कहूँ तो पीयूष ग्रंथि का और हाइपोथैलेमस का पूरा अध्ययन हम कर चुके हैं। अगर आपने पूरा देखा है अच्छे से तो आपको जरूर जो है इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली होगी भाई। ठीक है, चलिए अब जो है हम आगे चलेंगे और आगे हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो आगे हम जो ग्रंथि आदि है उसकी बात हम करने वाले हैं। देखिएगा, चलिए तो आगे जो ग्रंथि है हमारी वो कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे आगे जो हमारी ग्रंथि आ रही है वो आ रही है आपकी कौन सी? थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है थायराइड।
कौन सी ग्रंथि है भाई? थायराइड ग्रंथि है। और थायराइड ग्रंथि कहाँ पे होती है? तो इसकी स्थिति आप देखेंगे तो इसकी स्थिति जो होती है वो कहाँ होती है? तो इसकी स्थिति मिलेगी आपको गले में, गले में श्वास नली के दोनों ओर, गले में श्वास नली के दोनों ओर, श्वास नली के दोनों ओर होगी, श्वास नली के दोनों ओर। और किससे जुड़ी होगी? इस्तमस से जुड़ी होगी। किससे जुड़ी होगी? इस्तमस से जुड़ी होती है, इस्तमस से जुड़ी होती है। ये हमारी क्या है? श्वास नली है। ये हमारी क्या है? श्वास नली। ये वलय पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन भी इसके अंदर पूछा जाता है श्वास नली से कि ये वलय, सी आकार के जो वलय होते हैं, इनका क्या काम होता है? श्वास नली को पिचकने से रोकना। ठीक है, इस श्वास नली के दोनों ओर आपको यहाँ पे जो ग्रंथि दिख रही है इस तरह से, ये क्या है? ये थायराइड ग्रंथि है। दो लोब है, एक लेफ्ट है एक राइट है, एक लेफ्ट है एक राइट है। और ये बीच में जो ग्रंथि जुड़ी हुई है ये क्या है? ये इस्थमस है। ये क्या है? ये इस्थमस है। ठीक है, ये क्या है? आपका इस्थमस है। अब ग्रंथियों से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो हमारी बात आती है हार्मोन से। और हार्मोन से सबसे शानदार क्वेश्चन जो इसका बनता है वो ये बनता है कि थायराइड के जो हार्मोन होते हैं वो आयोडीन युक्त होते हैं, या कौन सी ग्रंथि के हार्मोन आयोडीन युक्त होते हैं? तो आप बताएंगे थायराइड के जो हार्मोन है आयोडीन युक्त हार्मोन होते हैं। यहां पे आप देखिए इसके हार्मोन, किसके हार्मोन? थायराइड के हार्मोन। थायराइड इसके हार्मोन, इसके जो हार्मोन हैं इसके हार्मोन आयोडीन, आयोडीन व टायरोसिन, व टायरोसिन, टायरोसिन से बनते हैं। किससे? आयोडीन व टायरोसिन से बनते हैं। अब बात आती है कि अगर आयोडीन की कमी हो गई, आयोडीन की कमी हो गई तो कौन सा रोग होगा? आयोडीन की कमी। आयोडीन की जब कमी होगी तो रोग मिलता है गॉयटर। क्या बोलते हैं इसको? गॉयटर, या इसको बोला जाता है गलगन रोग। इसको क्या बोला जाता है? गलगन रोग। इसको हम क्या बोलते हैं? गलगन रोग। गलगन रोग। ठीक है, या इसको एक नाम और दिया जाता है गेंगा रोग। गेंगा रोग। अब ये होता क्या है भाई? हमने बात करी थी कि जो पीयूष ग्रंथि है हमारी, उस पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है TSH। उस पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है TSH। अब थायराइड कह रहा है कि मुझे हार्मोन अगर बनाने हैं, मुझे अगर हार्मोन बनाने हैं, अगर मुझे T3 जिसको हम कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, और एक हार्मोन इससे मिलेगा T4 जिसको हम कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। थायरोनिन ये हार्मोन है। अगर हम थायराइड से पूछेंगे तो थायराइड कहेगा हमें इसे बनाने के लिए आयोडीन चाहिए, लेकिन हमारे शरीर के अंदर आयोडीन तो है ही नहीं। हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की तो क्या हो गई? कमी हो गई। आयोडीन की तो क्या हो गई भी? कमी हो गई। अगर आयोडीन की कमी हो गई तो पीयूष ग्रंथि जो इसको नियंत्रित कर रही है, पीयूष ग्रंथि अपना आदमी भेजेगी TSH कि जाओ भाई TSH पता करके आओ थायराइड अपना काम क्यों नहीं कर रहा है, मेरे पास शिकायतें आ रही है। थायराइड अपना काम क्यों नहीं कर रहा है, मेरे पास शिकायतें आ रही है। TSH जाएगा, थायराइड काम क्यों नहीं कर रहे हो भाई? तो ये कह रहे हैं हमारे पास माल नहीं है। तो थायराइड को ऑर्डर दिया जाएगा, माल नहीं है, यहीं तक सीमित मत बैठो। अगर तुम्हें एक किताब पढ़ने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कुछ और पढ़ो, कुछ अच्छा पढ़ो, अपना दायरा बढ़ाओ, अपना दायरा बढ़ाओ और प्रयास करो। और प्रयास करने के चक्कर में थायराइड की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, और वृद्धि हो जाती है, गला सूज जाता है। अब थायराइड तो अपना काम कर रहा था, गला हमारा सूज गया, रोग उत्पन्न हो गया। कौन सा?
गेंगा रोग हो गया। कौन सा? आयोडीन की कमी से कहाँ गया रोग? ये रहा, आयोडीन की कमी से गॉइटर गलगन रोग हो गया। कौन सा हो गया? गलगन रोग यहाँ पे हो गया। तो थायराइड के जो हार्मोन हैं वो कौन कौन से हार्मोन है? T3 ट्राईआयोडोथायरोनिन, T4 टेट्राआयोडोथायरोनिन, इसी को हम थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन। T4 को बोलते हैं, दोनों को मिला के अपन थायराइड हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायराइड हार्मोन इनको बोला जाता है। एक हार्मोन इससे और है भाई, एक हार्मोन और होता है जिसको हम कहते हैं कैल्सीटोनिन, जिसको हम क्या कहते हैं? कैल्सीटोनिन कहते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा का नियमन और नियंत्रण करता है। तो हार्मोन ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए, तो थायराइड हो जाती है आपकी खत्म। कहाँ पे होगी स्थिति? गले में, श्वास नली के दोनों ओर होगी, एच आकार की होगी। कैसा आकार होगा? एच आकार होगा। कैसा आकार होगा? एच आकार होगा। और इसके हार्मोन आयोडीन और टायरोसिन से बनेंगे। और अगर आयोडीन की कमी हुई तो हमें रोग कौन सा मिलेगा? गॉइटर गलगन रोग मिलेगा, ठीक है। हार्मोन हो गए आपके T3 T4 कैल्सीफेरोल, ठीक है। इसकी कमी से होने वाले रोगों को अगर आप देखना चाहें तो आप इसमें देख सकते हैं इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाएंगे थायराइड की अनियमितता से। देखो, एक होगा हाइपोथायरोडिज्म। हाइपोथायरोडिज्म का मतलब है थायराइड के अल्प स्त्रावण। थायराइड का अल्प स्त्रावण, थायराइड का अल्प स्रावण। इसका मतलब यह है कि थायराइड के हार्मोन अगर कम स्रावित हो रहे हैं तो कौन सा रोग होगा? तो थायराइड के हार्मोन अगर कम स्रावित हो रहे हैं तो एक रोग तो आपको मिलेगा जड़मानवता, क्रिटिनिज्म। जड़मानवता, बच्चों के अंदर मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होगा, इसको हम कहते हैं जड़मानवता। इसको हम क्या कहते हैं? जड़मानवता कहते हैं। एक आपको मिलेगा हैशीमाटो। हैशीमाटो बहुत इंपॉर्टेंट रोग है भाई, ये स्व प्रतिरक्षा रोग है। जब थायरोक्सिन हार्मोन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, हैशीमाटो रोग नाराज हो जाता है। हैशीमाटो कहता है तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं मेरा काम अपने आप कर लूंगा। इसको जो हम दवाइयां देते हैं वो एंटीजेंस की तरह कार्य करती है इसके अंदर, और एंटीजेंस की तरह कार्य करेगी तो एंटीजेंस एंटीबॉडी को एक्टिव करेंगे और ये एंटीबॉडी बना लेता है हैशीमाटो। ये हैशीमाटो क्या बना लेता है? एंटीबॉडी बना लेता है स्व प्रतिरक्षा के चक्र में। भाई कई बच्चे होते हैं ना जो घर वालों को मानते नहीं है, वो सोचते हैं कि आप तो रहने ही दो, हम हमारा कर लेंगे। अब हम हमारा करने के चक्कर में कई बार गलत हो जाता है। कई बार क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, और संभावना रहती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही गलत हो, लेकिन ऐसा जरूरी भी है कि गलत हो भी सकता है, होता भी है, होता आया है, ठीक है। तो ये स्व प्रतिरक्षी रोग है, अपनी प्रतिरक्षा खुद करने के चक्कर में एंटीबॉडी बना लेता है और ये थायराइड को ही खत्म कर देता है। ये क्या कर देता है? थायराइड को नष्ट कर देता है, थायराइड को नष्ट कर देता है। इसलिए इस ग्रंथि को, इस रोग को हम थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। एक रोग आपको मिलेगा यहाँ पे जड़मानवता, हैशीमाटो, और एक रोग मिलेगा मिक्सिडीमा। एक रोग क्या मिलेगा? मिक्सिडीमा। तो ध्यान रखिएगा, थायराइड के हार्मोन के अल्प स्रावण से कौन से रोग होते हैं? एक आपको मिलेगा जड़मानवता, एक आपको मिलेगा हैशीमाटो, एक रोग आपको मिलेगा यहाँ पे कौन सा? मिक्सिडीमा। कौन सा? मिक्सिडीमा रोग मिलेगा। अगर इस हार्मोन की अधिकता हो जाए तो क्या होगा? हाइपरथायरोडिज्म। हाइपरथायरोडिज्म, हाइपरथायरोडिज्म यानी कि अति स्रवण, थायराइड का अति स्रवण, थायराइड का अति स्रवण। थायराइड का अगर अति स्रवण हो जाए तो क्या होगा? तो एक रोग आप ध्यान रखिएगा, जो है एक्सोफ्थैलेमिक गॉइटर।
एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर। एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर जिसको हम ग्रेव्स रोग कहते हैं, वो ध्यान रखिएगा। गॉइटर, इसके अंदर आंखों के जो डोले हैं हमारे, वो क्वार्टर से बाहर आ जाते हैं, आंखें बहुत डरावनी हो जाती है, उसको हम कहते हैं एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर, जो थायराइड के अतिस्रवण से होता है। एक रोग आपको मिलेगा प्लूमर, एक रोग क्या मिलेगा? प्लूमर मिलेगा। दोनों के नाम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोनों के नाम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आती है हमारी, उसमें ग्लैंड आ जाएगी आपकी कौन सी? नेक्स्ट ग्लैंड है आपकी थाइमस। नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी आ जाती है? थाइमस। ये हो गया भाई आपका थाइमस। अगर आपसे पूछे स्थिति क्या है, वक्ष गुहा के अंदर, कहाँ है? वक्ष गुहा के अंदर स्थित है। वक्ष गुहा के अंदर ये जो दोनों आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये है हमारे फेफड़े, ये हमारे क्या है? फेफड़े। इन फेफड़ों के बीच में क्या है? ये थाइमस है। ये क्या है? थाइमस है। ये हमारे लंग्स है, ये इधर। ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये बहुत शानदार चीज है, डायफ्राम है। डायफ्राम के ऊपर वाला भाग वक्ष गुहा कहलाएगा, डायफ्राम के नीचे वाला भाग उदर गुहा कहलाएगा, ठीक है। ये क्या है? ये स्प्लीन है, ये प्लीहा है। ये क्या है? प्लीहा, जिसको हम क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, मानव शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। एक लसिका ग्रंथि होती है जो आमाशय के पीछे स्थित होती है, ठीक है। तो थाइमस की बात करते हैं, वक्ष गुहा के अंदर होती है और इसका काम होता है प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना। कार्य क्या है इसका? प्रतिरक्षा के अंदर काम करती है। प्रतिरक्षा के अंदर कैसे काम करती है? तो हमारे जो टी लिम्फोसाइट होते हैं, जो टी लिम्फोसाइट होते हैं, टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन किया जाता है, परिपक्वन किया जाता है। इस ग्रंथि के अंदर क्या किया जाता है? टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन किया जाता है, उनको मैच्योर किया जाता है। भाई बच्चा यहाँ से जन्म लेके आ गया है किसके पास? थाइमस के पास, पढ़ने के लिए। अब उसको हम करेंगे मैच्योर। मैच्योर करने के बाद वो अपना कार्य करेगा सुपर डुपर तरीके से, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट का काम, परिपक्वन करने का काम किसका होता है? थाइमस का। इससे जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा होता है? तो हार्मोन होता है थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन होता है? थाइमोसिन हार्मोन यहाँ पे रिलीज होता है। थाइमोसिन हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। चलो भाई, ये ग्रंथि भी हो जाती है आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट जो ग्लैंड आती है हमारी, वो आती है पैंक्रियास। कौन सी आती है? पैंक्रियास, जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय। इसको हम क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं, पैंक्रियास बोलते हैं। ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, ये आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि क्या है? अग्नाशय है। इसको हम क्या बोलेंगे? अग्नाशय बोलेंगे, पैंक्रियास बोलेंगे। और अग्नाशय के लिए खास बात आप ध्यान रखिएगा, ये मिश्रित ग्रंथि है। ये क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित का मतलब कि ये अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन। अब एंडोक्राइन का जो इसका भाग होता है वो तो बहुत कम होता है भाई, 1 से 2% भाग होता है। एक्सोक्राइन जो है इसका 98 से 99% भाग बाह्यस्रावी होता है, जिसके अंदर अग्नाशय रस पड़ते हैं पर जो पाचन तंत्र के अंदर पड़ते हैं। या हम बात करेंगे एंडोक्राइन की। एंडोक्राइन सिस्टम के रूप में यहाँ पे क्या मिलेगी? हमें कुछ कोशिकाएं मिलेगी जिनको हम कहते हैं लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं। जिनको हम क्या कहते हैं? लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कहते हैं। और ये जो लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं होती है, ये अलग अलग भागों के अंदर बटी हुई होती है। और इन लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं की जो अल्फा कोशिका है, जो अल्फा कोशिका है, ये अल्फा कोशिका किसका स्रवन करती है? ये स्रवन करती है ग्लूकागॉन का। किसका?
ग्लूकागॉन का स्रावन करती है। और जो बीटा कोशिका है, इसी की जो बीटा कोशिका है, ये किसका स्रावन करती है? इंसुलिन का स्रावन करती है। इसी की जो डेल्टा कोशिका है, इसी की जो डेल्टा कोशिका है, वो किसका स्रावन करती है? सोमेटोस्टेटिन का, सोमेटोस्टेटिन का स्रावन करती है। तो ये होते हैं इसके हार्मोन जो अंतःस्रावी भाग से स्रावित होते हैं। ठीक है, किससे स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी भाग से स्रावित होते हैं, एंडोक्राइन भाग से स्रावित होते हैं। लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं के रूप में इसका अंतःस्रावी भाग होता है अग्नाशय का, और बाह्यस्रावी भाग जो होता है उसके अंदर अग्नाशय रस को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे एसिनाई की जो कोशिकाएं होती है वहां से अग्नाशय रस निकलता है, और जो लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं हैं उनसे ये हार्मोन निकलते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज की बात यहाँ पे कर लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर पाचन के दौरान क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। इसको किस में बदला जाता है? ग्लाइकोजन में बदला जाता है। कौन काम करते हैं ये काम कौन करता है? देखो यहाँ पे आप देखोगे ना कि भाई ग्लूकोज हमारे पास है, इसका हम ग्लाइकोजन बना रहे हैं, तो इसके अंदर होता क्या है कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, ग्लाइकोजन किसके अंदर बदलता है? ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज ग्लाइकोजन के अंदर बदलता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? इसको बदलता है इंसुलिन। ये काम किसका है? इंसुलिन का। और ये काम किसका है? ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में। ये काम है ग्लूकागॉन का। किसका है? ग्लूकागॉन का। आपने एक डिजीज पढ़ी होगी, और डेफिनेटली पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो ये चैनल आपके लिए है कि अगर आपने इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग भी नहीं पता है तो आपको बहुत बहुत होशियार हम यहाँ से बनाने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। तो देखिए, इंसुलिन की कमी से जो एक डिजीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है उसको हम कहते हैं मधुमेह। उसको हम क्या कहते हैं? मधुमेह कहते हैं। डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस। आपने डायबिटीज डिजीज को अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत शानदार ज्ञान आप यहाँ पे सुनेंगे। देखिए, डायबिटीज जो होता है, दो तरह का डायबिटीज होता है। डायबिटीज दो तरह का होता है। आपने सुना होगा कि बच्चों के अंदर भी डायबिटीज होता है, और 35-40 की उम्र होने के बाद तो लगभग 99% लोगों के अंदर डायबिटीज होता ही होता है। ठीक है, हाँ, परेशान नहीं करता है वो एक अलग चीज है, लेकिन 40-45 की एज के अंदर लगभग के अंदर सबके अंदर क्या होता है? डायबिटीज होता है। अब डायबिटीज क्यों होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से होने से डायबिटीज क्यों नाराज हुआ? ये हमारे शरीर में क्यों प्रवेश किया? ये इसलिए कि हम खाना खा रहे हैं, उसका पाचन हो रहा है। पाचन हो रहा है सही तरीके से तो ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज बन रहा है तो श्वसन के माध्यम से हमारी ऑक्सीजन मिल रही है। हीमोग्लोबिन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन लाके दे रहा है, दोनों की रिएक्शन करा रहा है, एटीपी मिल रही है, कोशिकाओं को दे रहा है। लेकिन कोशिकाएं ये कह रही है कि भाई साहब आपने सुबह 10 बजे जो खाना खाया था ना, 8 रोटी खाई थी, मुझे 8 रोटी की अभी जरूरत नहीं है, मुझे अभी एक ही रोटी चाहिए, उसके बाद मैं और रोटी ले लूंगी। ठीक है, कोशिकाएं अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है ऊर्जा बनाती है। अब जब हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर, पाचन तंत्र काम कर रहा है, ग्लूकोज को ब्लड के अंदर डाल रहा है। जैसे ही ग्लूकोज के अंदर ब्लड आता है, ग्लूकोज ब्लड के अंदर आता है, मस्तिष्क एक्टिव होता है। इंसुलिन किधर है? इधर ग्लूकोज बढ़ रहा है ब्लड के अंदर, इंसुलिन दौड़ के आता है, जितना ग्लूकोज कोशिकाओं को चाहिए उतना दे देता है। बचा हुआ जो ग्लूकोज है उसको किस में चेंज कर देता है? ग्लाइकोजन के अंदर चेंज कर देता है। और ग्लाइकोजन कहाँ संचित होता है? यकृत के अंदर संचित होता है। ठीक है, अब आप सोचो कि इंसुलिन हमारे पास नहीं है, इंसुलिन नहीं है तो ये ब्लड के अंदर क्या होगा? ब्लड के अंदर इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है
ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, मधुमेह रोग कहते हैं। तो एक तो ये होता है कि ऐसा बच्चा है जिसके अंदर शुरू से ही इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, उसको तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे बच्चों के अंदर जो डायबिटीज होता है उसकी बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। उसके लिए इंजेक्शन की आवश्यकता हमेशा ही पड़ती है। एक ऐसा डायबिटीज होता है जो उम्र के साथ आता है, बहुत ज्यादा खाना पीना अपन कर रहे हैं उसके कारण होता है, बार बार हम खाना खा रहे हैं उसके कारण होता है। क्योंकि होता ऐसा है कि एक कहानी हम शुरुआत के अंदर छोटी क्लासों के अंदर हमने पढ़ी थी कि भेड़िया जो है चराने एक चरवाहा होता है जो गांव के बाहर चिल्ला के गांव वालों के मजे लेता है, भेड़िया आ गया आप बचाओ, भेड़िया आ गया आप बचाओ। तो लोग जाते हैं, पहली बार जाते हैं, दूसरी बार जाते हैं, लेकिन तीसरी बार सच में ही भेड़िया आ जाता है और वो चिल्लाता है, गांव वालों को लगता है मजाक कर रहा होगा, भेड़िया उसको ले जाता है। ऐसा ही इंसुलिन के साथ होता है, बार बार खाना खाते हैं, बार बार खाना खा रहे हैं, बार बार मस्तिष्क से संकेत आते हैं इंसुलिन के पास, इंसुलिन जाओ, इंसुलिन जाओ। एक समय ऐसा आता है इंसुलिन परेशान हो जाता है, इंसुलिन कह देता मैं नहीं जा रहा, ग्लूकोज बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, क्या बार बार खाना खा रहा है। ठीक है, तो ये मधुमेह जो है उम्र के साथ आता है। ये क्या है, उम्र के साथ आता है। फिर हमें डॉक्टर सलाह देता है कि आपका इंसुलिन नाराज हो गया है, आप शुगर नहीं खाएंगे, आप मीठा कम खाएंगे, आप खाना भी कम खाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जिसकी भी उम्र जो है अपने परिवार के आसपास के लोगों में देख रहे हैं बढ़ रही है और वो मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि मीठा नहीं खाएं, नहीं तो इंसुलिन नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इंसुलिन और ग्लूकागोन हो जाता है। इसी के साथ आपकी जो अग्नाशय ग्रंथि है वो समाप्त हो जाती है। हम बात करते हैं अगली ग्रंथि की। अगली ग्रंथि जो हमारी आती है वो है हमारी एड्रीनल ग्लैंड। कौन सी है, द एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्रंथि है, इसको हम क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। इसको हम क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि कहेंगे। और अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है हमारी, ये किडनी के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है, किडनी के ऊपर त्रिभुजाकार आकृति के अंदर आपको मिलेगी। कैसी आकृति के अंदर, ऐसी आकृति के अंदर ये किडनी के ऊपर मिलेगी। ये हमारी क्या है, किडनी है। इस किडनी के ऊपर आपको ये ग्रंथि मिलेगी। कहां पर, यहाँ पर। इसी ग्रंथि को हमने यहाँ पे बताया है। इस ग्रंथि के दो भाग होंगे। इस ग्रंथि के कितने भाग होंगे, दो भाग होंगे। एक जो बाहर वाला भाग है, ये जो बाहर वाला भाग है पूरा, ये जो बाहर वाला भाग है, इस बाहर वाले भाग को अपन बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स बोला जाता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स बोला जाता है। और इस एड्रीनल कॉर्टेक्स के अलावा जो अंदर वाला भाग है इसको बोला जाता है एड्रीनल मेडुला। इसको क्या बोला जाता है, एड्रीनल मेडुला बोला जाता है। एक एड्रीनल कॉर्टेक्स है और एक हमारा क्या है, एड्रीनल मेडुला है, आंतरिक भाग है। इससे जो हार्मोन निकलते हैं उन हार्मोन की अगर अपन बात करें, भाई एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन की बात करते हैं अपन, पहले किसकी बात करते, एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है हमारे, उनकी बात अगर अपन करें तो यहाँ से आपको जो हार्मोन मिलेंगे उसमें एक हार्मोन तो आपको मिलेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन मिलेगा। एक आपको क्या मिलेगा, एक आपको मिलेगा यहाँ पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन मिलेगा। एक आपको मिलेगा यहाँ पे लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन यहाँ से मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखो इनके महत्वपूर्ण हार्मोन कौन कौन से हैं, भाई ये तो हो गए। ठीक है, अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है इसका प्रमुख हार्मोन होता है कार्टिसोल। क्या होता है, कार्टिसोल। और कार्टिसोल का काम होता है उपापचय, मेटाबॉलिज्म के अंदर काम करता है। उपापचय
कार्टिसोल जो है ये किसके अंदर काम करता है? उपापचय के अंदर काम करता है। किसके अंदर? उपापचय के अंदर काम करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का जो प्रमुख हार्मोन है वो होता है एल्डोस्टेरोन। क्या होता है? एल्डोस्टेरोन होता है। और एल्डोस्टेरोन का काम होता है खनिज लवण की मात्रा का नियमन, सोडियम पोटेशियम की मात्रा का नियमन करना। ये हो गया भाई, इसका नियमन हो गया। ठीक है। लिंग हार्मोन के अंदर अगर आप देखेंगे तो मेल अगर है तो उसके अंदर होगा एंड्रोजन। क्या होगा? एंड्रोजन। अगर फीमेल है तो उसके अंदर होगा एस्ट्रोजन। उसके अंदर क्या होगा? एस्ट्रोजन। अब ऐसा नहीं है कि महिलाओं के अंदर एंड्रोजन नहीं होगा, पुरुषों के अंदर एस्ट्रोजन नहीं होगा। ये दोनों ही हार्मोन हो सकते हैं, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों ही होते हैं। लेकिन मेल के अंदर एंड्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है कि अगर महिलाओं के अंदर मेल वाले हार्मोन की अधिकता हो गई तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई? महिलाओं के अंदर जो एस्ट्रोजन है ये करता क्या है? एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? जो मूलतः तो किससे? अंडाशय से निकलता है। ये एस्ट्रोजन का काम क्या है? मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना। मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करना। द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करना, लक्षण का विकास करना। मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास कौन करता है? एस्ट्रोजन करता है। एंड्रोजन क्या करेगा? एंड्रोजन क्या करेगा? एंड्रोजन तो मेल्स के अंदर है, यानी पुरुषों के अंदर है। पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करेगा। पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है। ठीक बात है भाई। ठीक है। अब हम जो बात कर रहे थे कि अगर पुरुषों के अंदर एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो जाए या महिलाओं के अंदर एंड्रोजन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो भाई ये डिजीज होगी। अगर पुरुषों के अंदर महिलाओं वाले हार्मोन आ जाएंगे तो क्या होगा? महिलाओं वाले लक्षण आ जाएंगे कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्तन ग्रंथियों की वृद्धि हो जाएगी। पुरुषों के अंदर आवाज पतली हो जाएगी तो महिला जैसा व्यवहार करेगा फिर वो। ठीक है। अगर इसी तरह से महिला के अंदर एंड्रोजन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? पुरुषों वाले लक्षण आ जाएंगे, शरीर पर बाल ही बाल हो जाएंगे, स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है किसके अंदर होगी? इन हार्मोनों की समस्या से होगी। अगर इनके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे लैंगिक अंगों पर फर्क पड़ेगा, हमारा जो लैंगिक विकास है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो इन चीजों को आप समझ सकते हैं। ये एड्रिनल के हार्मोन है। अब एड्रिनल के हमने कॉर्टेक्स के हार्मोन यहाँ पे पढ़े हैं। किसके हार्मोन? कॉर्टेक्स के। इसके बाद एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन मिलता हमें, वो हार्मोन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बरसों से पूछा जा रहा है, आज भी पूछा जा रहा है, कल भी पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा। ये हार्मोन है एड्रिनल मेडुला से निकलने वाला। इस हार्मोन का नाम क्या है? एड्रिनल मेडुला से निकलेगा और इस हार्मोन का नाम है एड्रिनलिन। वैसे तो यहाँ से दो हार्मोन होते हैं, एक होता है एड्रिनलिन जिसको हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, एक इसके विपरीत होता है जिसको हम कहते हैं नोर एड्रिनलिन या नोर एपिनेफ्रिन बोलते हैं उसको। ठीक है। हम बात करते हैं एड्रिनलिन हार्मोन की। किसकी? एड्रिनलिन हार्मोन की हम बात करते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन की बात करते हैं। ये एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है इसको हम कहते हैं संकटकालीन हार्मोन। संकटकालीन हार्मोन। संकटकालीन हार्मोन क्योंकि विपरीत परिस्थितियों के अंदर, यानी कि जब हम टेंशन में हैं, जब हम स्ट्रेस के अंदर हैं, जब हम चिंता के अंदर है, जब हम किसी दुख दर्द के अंदर फंसे हुए हैं,
उस समय हमारे अंदर एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावन होता है। जब हमें क्रोध आता है, जब हमें गुस्सा आता है, उस समय एड्रेनलिन हार्मोन एक्टिव होता है और वो हमारे मस्तिष्क को क्या कर देता है, जाम कर देता है और अपना काम स्वयं ही निपटा देता है। और जब गुस्सा आता है आदमी के अंदर, तो उसके अंदर जो नॉर्मल पर्सन होता है वो उसके अंदर नहीं होता है, उसके अंदर एड्रेनलिन विराजमान होता है और वो अपने तरीके से लोगों को जो है समझा देता है। फिर उसके बाद जब एड्रेनलिन का स्रावन कम होता है, हमारा मस्तिष्क वापस से स्थिर होता है, तब हमें पता चलता है कि हमने क्या पाया और क्या खोया। फिर हम जो है अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को सेट करने में लग जाते हैं वापस से। ठीक है, तो ये संकटकालीन हार्मोन है, इसको कहा जाता है 3F हार्मोन। 3F क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक मिलेगा आपको स्पेलिंग फियर की, एक मिलेगा फाइट की, एक मिलेगा फ्लाई की, उड़ना। ठीक है, फ्लाई की स्पेलिंग मिलेगी तो 3F हार्मोन कहते हैं इसको। इसको हम 3F यानी कि लड़ो या उड़ो का हार्मोन भी कहते हैं। लड़ो या उड़ो, भाई या तो मुकाबला कर लो या फिर अपने बोरिया बिस्तर लेके समाप्त करो, बात को खत्म करो यहीं पे। एक इसके अंदर आपको मिलता है 4S हार्मोन भी इसको कहते हैं। 4S कौन से मिलेंगे? एक मिलेगा आपको S मिलेगा शुगर का, एक शुगर, एक मिलेगा स्टीरॉइड का, एक मिलेगा आपको सेक्स हार्मोन का। ठीक है, और एक मिलेगा आपको क्या हो गया, शुगर, स्टीरॉइड, सेक्स और साल्ट, और क्या हो गया, साल्ट। 4S हार्मोन भी इसको कहा जाता है। ये अपना काम जो है किस तरह से करता है, ये क्या परिवर्तन करेगा हमारे अंदर, तो देखो जब ये एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होगा, जब ये एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होगा तो हमारी जो हृदय दर है, हृदय दर जो है ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमारी जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमारा जो ब्लड प्रेशर है, हमारा जो रक्त दाब है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रक्त दाब बढ़ जाएगा। आंखों की पुतलियों का आकार, आंखें फटी की फटी रह जाएगी, यानी पुतलियों का आकार बढ़ जाएगा। पुतलियों का आकार, पुतलियों का आकार, ये पुतलियां आंख की है भाई, ठीक है, ऐसे नहीं पुतलियां कहाँ पे होती है। पुतलियों का आकार, पुतलियों का आकार जो है ये बढ़ जाएगा। लार का स्रवण कम हो जाएगा। लार का स्रवण कम, या हम कह सकते हैं पाचन क्रिया कम हो जाएगी। भाई हम टेंशन में हैं, हम गुस्से में हैं, उस समय हमें भूख का एहसास होगा क्या? नहीं होगा। उस समय भूख का एहसास नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हृदय दर बढ़ जाएगी, इसके अलावा रक्त दाब बढ़ जाएगा, पुतलियों का आकार बढ़ जाएगा, लार का स्रवण कम हो जाएगा, पाचन शक्ति कम हो जाएगी, पसीना आना शुरू हो जाएगा। ये सारे कब होंगे? जब संकटकालीन हार्मोन हमारे अंदर विराजमान होगा, उस समय की बात ये होगी। तो यहाँ पे एड्रिनल ग्रंथि आपकी खत्म हो जाती है। एड्रिनल के अंदर जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है उसकी बात हमने कर ली है। यहाँ पे ये एड्रिनल ग्रंथि है जो अधिवृक्क किडनी के ऊपर स्थित होगी। दो भाग होंगे, बाह्य भाग कॉर्टेक्स, आंतरिक भाग मेडुला। कॉर्टेक्स के हार्मोन अपन ने यहाँ पे देखे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, लिंग हार्मोन, और यहाँ पे क्या देखा है हमने? एड्रिनल मेडुला को देखा है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट जो हमारी ग्लैंड्स है उनके ऊपर। अब जो नेक्स्ट ग्लैंड है ना, उससे पहले आप देखो ये हमारी है जनन ग्रंथियां। अब हमारी क्या है? जनन ग्रंथियां है। क्या है भाई? जनन ग्रंथियां है। और जनन ग्रंथियां जो होती है ये पुरुष और महिला के अंदर अलग अलग होती है। पुरुषों के अंदर जो जनन ग्रंथियां होती है उनको हम क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। और महिला के अंदर, मादा के अंदर जो जनन ग्रंथियां है उनको हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इनके अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है। तो देखो भाई, ये किसका चित्र है? ये चित्र है वृषण का। ये चित्र क्या है? वृषण का है। टेस्टिस है, ये पुरुषों के अंदर होते हैं। ये वृषण है, ये किसके अंदर होते हैं?
पुरुषों के अंदर होते हैं। पुरुषों के जनन का प्राथमिक अंग ये होता है, कौन? टेस्टिस। उदर गुहा से बाहर स्थित होगा, उदर गुहा से बाहर स्थित होगा और इसके अंदर क्या होता है? शुक्र जनन होता है। क्या होता है? शुक्र जनन होता है। और शुक्र जनन किसके अंदर होता है? शुक्र जनन होता है स्पर्मेटोगोनियम कोशिकाओं के माध्यम से होता है। स्पर्मेटो जो सेमिनिफेरस ट्यूब होती है, शुक्रजनक नलिकाएं होती है, उनके अंदर होता है। इनके बीच में साटोली सेल आपको मिलेगी। ये वाली जो सेल है ये साटोली सेल है और ये साटोली सेल शुक्राणुओं को क्या करती है? पोषण देती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। साटोली कोशिकाएं, साटोली जो कोशिकाएं होती है ना, साटोली कोशिकाएं क्या करती है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, ये तो साटोली सेल की बात है। हमारी बात है वृषण के अंदर। वृषण के अंदर कौन सा हार्मोन होगा? तो ये जो साटोली सेल है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इनके इधर आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ कोशिकाएं मिल रही है आपको। यहाँ पे ये चारों तरफ जो कोशिकाएं मिल रही है ना, इन कोशिकाओं को कहा जाता है अंतराली कोशिकाएं। इनको क्या कहा जाता है? अंतराली कोशिकाएं, या हम इंग्लिश में बोले तो हम कहेंगे लीडिंग सेल। इनको अपन क्या कहेंगे? लीडिंग सेल कहेंगे। ये लीडिंग सेल एक हार्मोन का स्रावन करती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए। कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये पुरुषों के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। ये पुरुषों के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। ध्यान रखिएगा, पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन करता है। किसके अंदर होता है? पुरुषों के अंदर होता है। कहां से स्रावित होता है? टेस्टिस से होता है। देखो टेस्टिस के अंदर ये जो ऊपर बन रहा है ना, ये यहाँ से जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्स निकलती है और ये जाके जो है यहाँ पे एक गुच्छा बनाती है। इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का मतलब होता है अधिवृषण, जहाँ पे शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। यहाँ पे शुक्राणुओं का परिपक्वन होने के बाद ये जो नली जा रही है इसको हम कहते हैं शुक्रवाहिका। ये शुक्रवाहिका किसके अंदर जाके खुलती है? शुक्राशय के अंदर जाके खुलती है। शुक्राशय के अंदर शुक्राणु स्टोर के रूप में रहते हैं। वहां पे जब मैथुन की क्रिया होती है तब यहाँ से जो है प्रोस्टेट ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथियां, ये सब मिलके, काउपर्स ग्रंथि जिसको हम बार्थोलिन भी कहते हैं, वल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां, ये सब मिलके जो है वीर्य का निर्माण करती है और उनके साथ शुक्राणु गति करते हैं। ये शुक्राणु यहाँ पे जो है, ये देखो ये बाइक की तरह यहाँ पे लगे पड़े हैं। ये इस तरह से जब इनकी जरूरत होती है तब ये यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं, आगे गति करते हैं यहाँ पे शुक्रवाहिका के माध्यम से। ठीक है, तो ये वृषण हो जाता है आपका। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कोशिका की ओर। नेक्स्ट हमारी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? नेक्स्ट ग्रंथि है हमारी अंडाशय। क्या है? अंडाशय है। क्या है भाई? अंडाशय है, ओवेरी। इसको हम क्या बोलते हैं? ओवेरी बोलते हैं। ठीक है, कौन सी है इसमें? ओवेरी कौन सी है भाई? ये जो चित्र दिख रहा है इसके अंदर ओवरी कौन सी है? अंडाशय कौन सा है? तो आप कहेंगे अंडाशय ये है। ये क्या है? अंडाशय है। ये क्या है? अंडाशय। ये इससे बंधा होता है, यहाँ से ये जो नली आ रही है इससे ये बंधा हुआ होता है। तो सबसे पहली चीज कि भाई यहाँ पे अंडाशय कौन सा हो गया? अंडाशय हो गया ये वाला, ये हो गया आपका अंडाशय। ठीक बात है। ये क्या चीज है? इसको यहाँ पे जो ये ऐसे धागे लगे हुए हैं ना, इसको बोलते हैं फिम्बरी। इसको क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब। इसको हम क्या बोलेंगे? फैलोपियन
ट्यूब बोला जाता है। और फैलोपियन ट्यूब का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि निषेचन कहाँ पे होता है। निषेचन हमेशा कहाँ पे होता है? निषेचन हमेशा फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। निषेचन हम कहते हैं किसको है? शुक्राणु और अंडाणु के संयुग्मन को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। LH हार्मोन आता है, LH हार्मोन यहाँ से अंडे को निकालता है और किसके अंदर डालता है? इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर डालता है। इधर से शुक्राणु आता है और उस शुक्राणु और इस अंडाणु का संयुग्मन जो है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं निषेचन। उसके बाद ये किसके अंदर आ जाते हैं? यहाँ पे आ जाते हैं और ये जो भाग है ये कहलाता है अंडाशय। ये क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। ये क्या कहलाता है भाई? ये अंडाशय कहलाता है। ये अंडाशय का निचला हिस्सा होता है जिसको सर्विक्ष कहते हैं, गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? गर्भाशय ग्रीवा। और ये जो है ये क्या है? योनि है। ये क्या हो जाएगी भाई? वजाइना हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ये तो हमारे अंगों की बात हुई। अंडाशय से हार्मोन कौन से निकलेंगे उसकी बात अगर अपन करें यहाँ पे, तो देखो अंडाशय के हार्मोन, अंडाशय के हार्मोन, अंडाशय के हार्मोन कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिएगा आप अंडाशय के हार्मोन, अंडाशय के हार्मोन अगर आप देखेंगे तो अंडाशय से आप रेलवे या SSC के पेपर अगर आपने दिए हैं तो उसके अंदर ये जो जनन ग्रंथियां हैं इनसे हर बार क्वेश्चन मिला है, हर बार क्वेश्चन मिला है। कभी फैलोपियन ट्यूब से मिला है, कभी अंडाशय से मिला है, कभी हार्मोन से मिला है। इनसे हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो उन सभी क्वेश्चंस को शामिल करते हुए यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो अंडाशय है इसके अंदर एक बहुत काम की चीज मैं आपको बताने वाला। देखो, एक हम पढ़ते हैं शुक्र जनन, एक हम पढ़ते हैं अंड जनन। शुक्र जनन जो होता है वो तो जीवन भर एक पुरुष के अंदर जीवन भर शुक्राणुओं का जनन होता रहता है जब तक वो जिंदा है, ठीक है। लेकिन महिलाओं के अंदर ऐसा नहीं है। महिलाओं के अंदर जो अंडे का निर्माण होता है, जो अंड जनन होता है, वो माँ के पेट के दौरान ही हो जाता है। यानी कि जब बच्ची पेट के अंदर है उसी समय अंड जनन हो जाता है। फर्स्ट फेज वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद जब अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं 13 इयर्स ओल्ड के अंदर, उस समय तो दूसरा फेज आता है। उस समय तो वो अंडे बाहर आना शुरू होते हैं, उस समय तो अंडोत्सर्ग होना शुरू होता है। समझ रहे बात को? ठीक है। तो यहाँ से हम हार्मोन की बात करेंगे, अंडाशय से जो हार्मोन स्रावित होने वाले हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो अंडे हैं, ये जो अंडाणु है जिनका निर्माण हुआ है, ये अंडाशय के अंदर है। क्या अंडाशय के अंदर ऐसे ही भरे पड़े हैं? नहीं, इनके ऊपर विशेष आवरण है, विशेष रूप से इनको रखा गया है। तो ये जो अंडाणु है ये किसके अंदर रहते हैं? ग्रेफियन पुट्टिका के अंदर रहते हैं। किसके अंदर? ग्रेफियन पुट्टिका के अंदर रहते हैं। और इस ग्रेफियन पुट्टिका से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन, जिसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। और यही एस्ट्रोजन हमने पढ़ा किसके अंदर? एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर, जो बहुत कम मात्रा के अंदर स्रावित होता है। मेनली कहाँ से होगा? यही से होगा, ठीक है। ये एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन मादा के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे। फिर इस ग्रेफियन पुट्टिका में से हमने पढ़ा कि जब LH हार्मोन आता है पीयूष ग्रंथि के अंदर, हमने पढ़ा LH हार्मोन क्या कर देता है? अंडोत्सर्ग कर देता है। जब अंडोत्सर्ग इसमें से हो जाता है उस समय जो बचा हुआ पदार्थ है वो किस में बदल जाता है? कॉर्पस लुटियम के अंदर बदल जाता है। किसके अंदर? कॉर्पस लुटियम के अंदर बदल जाता है। और कॉर्पस लुटियम से एक हार्मोन का स्रवन होता है, उस हार्मोन को हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टेरोन। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है
प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन वह हार्मोन है जो देखिएगा अब यहाँ पे ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है हमने यहाँ पे पढ़ा है कि भाई यहाँ से क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, निषेचन होता है, यहाँ से निषेचन। अब जब अंडोत्सर्ग हुआ उस समय ग्रेफियन पुट्टिका किस में बदल गई, कार्पस लुटियम में। जैसे ही अंडा आगे गया इस प्रोजेस्टेरोन को, इस कॉर्पस लुटियम को ये पता है कि यहाँ पे निषेचन होगा, निषेचन होगा, भ्रूण बनेगा, वो किसके अंदर आएगा, इस जो है गर्भाशय के अंदर आएगा। और गर्भाशय के अंदर यहाँ पे कई सारी झिल्लियों का निर्माण होता है। जब ये आता है उससे पहले ये गर्भाशय के अंदर क्या करते हैं, गर्भ धारण की तैयारियां करते हैं। कौन, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे गर्भ धारण की तैयारियां करता है, इसलिए इसको कहते हैं गर्भ धारण का हार्मोन। इसलिए इसको क्या कहते हैं, गर्भ धारण का हार्मोन इसको कहा जाता है। ठीक है, गर्भ धारण का हार्मोन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन जो है क्या है, गर्भ धारण का हार्मोन होता है। एक हार्मोन यहाँ पे और मिलेगा जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिन, जिसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं। और ये प्रसव में सहायक होता है, प्रसव में सहायक होता है। किस में सहायक होता है, प्रसव में सहायक होता है। तो अंडाशय से आप हार्मोन पढ़ेंगे, एस्ट्रोजन मिल जाएगा, प्रोजेस्टेरोन मिल जाएगा, रिलैक्सिन मिल जाएगा। और जब ये सारे तैयार हो जाएंगे, निषेचन हो जाएगा, तो गर्भाशय के अंदर एक अस्थायी ऊतक का निर्माण होगा। गर्भाशय के अंदर अस्थायी ऊतक का निर्माण होगा जिसको हम कहते हैं अपरा कहते हैं, अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, अपरा कहा जाता है, प्लेसेंटा कहा जाता है, गर्भनाल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, गर्भनाल कहा जाता है। इससे एक हार्मोन का ध्यान रखिएगा, एक हार्मोन इससे ध्यान रखिएगा जिसका नाम है HCG, HCG या HCGH। एक हार्मोन इससे ध्यान रखना है, इसको हम कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक, ह्यूमन कोरियोनिक, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन होता है। इस हार्मोन को हम कहते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट का हार्मोन। इसको हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट का हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन अगर महिला के यूरिन के अंदर उपस्थित है तो उस महिला को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रेग्नेंट है। जो प्रेगा टेस्ट हम खरीदते हैं, जो प्रेगा टेस्ट हम लेके आते हैं मार्केट से, उसके अंदर हम यूरिन टेस्ट करते हैं। उस यूरिन के अंदर किसकी उपस्थिति देखी जाती है, इसी हार्मोन की उपस्थिति देखी जाती है। ये हार्मोन आने का मतलब ये है, ये हार्मोन आने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो अंडा आया है उसका क्या हुआ है, निषेचन हुआ है। और निषेचन होने के बाद उसका यहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ है और यहाँ पे अपरा का निर्माण हुआ है। तभी वो हार्मोन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हार्मोन किससे निकल रहा, अपरा से। और अपरा कब बनती है, जब भ्रूण होता है। अगर भ्रूण ही नहीं है तो अपरा कैसे होगी। तो यहाँ पे अपरा बनी है मतलब भ्रूण है, और मतलब भ्रूण है इसका मतलब मादा क्या है, प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट का हार्मोन इसको अपन कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था आपका भाई एंडोक्राइन सिस्टम। इस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जितनी भी ग्रंथियां हमारी थी उन सभी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन से, उनसे रिलेटेड डिजीज है, उनसे रिलेटेड जो भी कार्य है, उन सभी कार्यों को हमने यहाँ पे विस्तार पूर्वक एक ही वीडियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत 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 फ़ायदा होने वाला है, और आगे भी इसी तरह की वीडियोस को प्राप्त करने के लिए और लाइव पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल से, यूट्यूब चैनल से आप ज़रूर जुड़िए, ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि आने वाले समय के अंदर हम आपको बहुत अच्छी तैयारी करा सकें और बहुत शानदार आपको कंटेंट डिलीवर कर पाए। तो चलिए मिलते हैं अपन किसी ऐसे एक शानदार और वन शॉट के अंदर। हमारे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।